बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सवेरे पाकिस्तान में हूं माया खान और नई यूट्यूब बराह रास्त। आज की तारीख 29 सितंबर 2022। आज पूरी दुनिया में दो हवाले से ये दिन मनाया जा रहा है। एक तो पूरी दुनिया में इस दिन को द हार्ट डे के नाम, यानी कि दिल का जो आलमी दिन है, उस हवाले से तो दिल से रिलेटेड सेहत, दिल के रिलेटेड से ख्याल, दिल के रिलेटेड से बहुत सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज हमें होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प दिन मनाया जा रहा है और वो है दुनिया में वर्ल्ड मैरीटाइम डे। मैरीटाइम डे पे क्या आप मना सकते हैं? सोचेंगे कि भाई मैरीटाइम के हवाले से क्या, तो आपको ही बताती चलूं कि हमारे पास फर्ज करें कोई चीज़ अमेरिका से आती है, यूरोप से आती है, जर्मनी से आती है, दुबई से आती है। 80% जो सामान आप तक और मुझ तक पहुंचता है वो कार्गो के जरिए। अब हम कार्गो के जरिए जो बात ही कर रहे हैं उसका क्या फ़ायदा है? इसलिए कि जो समंदर है, जो पानी है, हमारी मदर अर्थ है, हमारी ज़मीन है, हमारी माँ है, हम इसका और इसकी आलूदगी से इसको किस तरीके से बचा सकते हैं, इसका किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं। प्रोग्राम में आगे चल के डेफिनेटली इन दो खास दिनों के हवाले से जरूर बात होगी, लेकिन प्रोग्राम में आज आगाज करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपनी ऑडियो लीक होने का जिम्मेदार शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को करार दे दिया। मामले में वज़ीर आज़म के खिलाफ अदालत से रुजू का जो है उन्होंने इशारा भी दिया है। कहते हैं ऑडियो लीक करना नेशनल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी भी है। अभी तो साइफर पर खेले ही नहीं है, ये कल बहुत ही सुर्खियों में रहा। जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा, चाहते हैं मंजर आम पर लाया जाए, खत की तहकीकात होनी चाहिए, ये चीजें सामने लाएंगे तो खेलेंगे। ये लफ्ज कल बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया, चाहे वो टॉक शोज हों, चाहे वो खबरों की सुर्खियां हों। सियासी मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन तजियाकार अंबर शमसिया। अस्सलाम वालेकुम जी अंबर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? प्रोग्राम में शामिल होने के लिए ये जो मुबैना ऑडियो लीक्स का जो तमाम मामला चल रहा है, क्या पीटीआई के बयान को धचका लगेगा या पहुंचा है इसके बाद? जी अंबर। देखिए, मैं सबसे पहले कहूँगी ये जो ऑडियो लीक है और ख़ास तौर पर जो इमरान खान साहब और आज़म खान साहब जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, ये लीक जो है इसमें ज़ाहिर है इसके दो जो तशरीहात की जा सकती हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो स्पिन दे रही है, उनका तो यही कहना है कि इससे साबित होता है कि साइफर मौजूद है, लेकिन साइफर की हकीकत जो है वो उससे किसी ने डिनाई नहीं किया, उसकी तरदीद नहीं की। वो तो आप मीटिंग्स भी हुई हैं आला सतही और उस पर बातचीत हुई है, DJISPR ने भी बयान दिया, तो उसमें कोई शक तो रहा नहीं था। दूसरी बात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि इससे ये जाहिर होता है कि ये साइफर जो है छुपाया गया है। जो इस ऑडियो लीक में आपको इसका जिक्र भी नज़र आता है, आज़म खान साहब, इमरान खान साहब बात करें, लेकिन एक ये भी मैं कहूँगी कि शाह महमूद कुरैशी साहब का जो आपको एक इंटरव्यू याद होगा, वसीम बदामी एंकर हैं, के साथ था, उन्होंने भी एतराफ़ किया कि साइफर या खत जो है मौजूद था, उन्होंने पेश किया था इमरान खान साहब को, फिर उसको लोगों के सामने रखने से कब नहीं रखा था फ़ौरन, ना इस पर कोई तहकीकात करवाई, ना कमेटी बुलाई, इसलिए क्योंकि OIC का उस वक्त इजलास चल रहा था और वो वहाँ भी अमरीकी हुकाम को तलब किया गया, बुलाया गया था, मतलब उनको दावत दी गई थी, वो भी मौजूद थे उधर। तो ये दूसरी तरफ तो मेरे ख्याल में जो आपने जो लफ्ज़ उठाया था वो बिल्कुल दुरुस्त उठाया था और जायज़ बात है कि ये जो खेलने वाली बात है ना, इससे यही जाहिर होता है कि ये सारा मामला जो है खारजा पॉलिसी का इस्तेमाल किया गया था। और इसमें आपको मज़ीद जो आज़म खान साहब जो बातचीत कर रहे हैं उसमें भी उसका सबूत नज़र आता है, क्योंकि आज़म खान साहब वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि अच्छा मीटिंग बुला लेते हैं, मिनट्स तो वैसे मेरे हाथ में है, तज्जिया भी अपने मर्जी का डाल देंगे और इसी तरह ये सामने आ जाएगा। पूरी कॉन्वर्सेशन बिल्कुल। तो मैं कहूँगी लेकिन वही ना अंबर, कल याद आई वो मुझे वो वाली ट्वीट साफी साहब की, वो हमारे सीनियर साफी जो है ना, वो उन्होंने साफी साहब ने बड़े पहले ट्वीट लिखी थी कि अगर ये सही सच साबित हो जाए तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा। वो बड़ा जो है वो रीशेयर हुआ था, रीट्वीट हुआ सोशल मीडिया पे भी। लेकिन क्या आप समझती हैं कि इसके बाद, वाकये के बाद, पीटीआई की क़यादत या उनके फैंस या उनके फॉलोअर्स को जो है वो उनके सपोर्टर्स हैं, क्या वो उसको झुठला सकेंगे? क्या उसको डिनाई, क्या उसको मतलब डिनाई कर सकेंगे या इसको रीट्वीट कर सकेंगे? देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, वोटर हैं,
वो तो इमरान खान साहब कुछ भी कह दें, इमरान खान साहब खुद कह दें, ये भी खुद कह दें कि ये तो मैंने ऐसे ही प्रोपेगेंडा बनाया था, इस्तेमाल किया था, खारजा पॉलिसी को मैंने उस पर अपनी सियासत का नज़र किया था, तो वो भी शायद ना माने इस पॉइंट पे। क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर सपोर्टर है वो तो जो भी कुछ कह देंगे वो उससे उसको मनोवन मान लेंगे, तो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो लोग या तो आप कह सकते हैं फेंस पे हैं या जो गैर जानिबदार हैं, वो तो ज़रूर सोचेंगे, 2 बार सोचेंगे कि ये तो खेलने की बात हो रही है, ये क्या खारजा पॉलिसी के साथ खेला जा रहा है। जो रियासत पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, ये इमरान खान साहब की तो नहीं है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो ये खेलने की क्या बातें करें। फिर उसके बाद हमने अब देखा कि इसके बाद भी इमरान खान साहब ने एक लॉबिंग फर्म भी हायर की जिसमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात, और अमेरिका में जो मीडिया है अपनी इमेज को बेहतर करने के लिए उनको मेरे ख्याल में क्या $25,000 माहाना वो जो कॉन्ट्रैक्ट था, उससे यही जाहिर होता है कि वो जो उस वक्त इमरान खान साहब कह रहे थे, आपको ये भी अल्फाज देखें क्या कहा था उन्होंने कि खेलेंगे लेकिन नाम नहीं लेंगे। उनको भी पता था कि असरात होंगे, तो नाम नहीं लेंगे। हाँ, ये एग्जैक्टली, सॉरी, वो बड़ा क्लियर सुना गया है। लेकिन अमर साहब बात कंप्लीट भी कीजिएगा। हाँ, ये भी बात कंप्लीट कीजिएगा साथ में, और उसको ये भी ऐड कीजिएगा इस सवाल से। कल खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि भाई इस तरीके से तो हमारा इमेज खराब हुआ है, और ये तो बेसिकली पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के साथ। फिर वजीर खारजा अब्रार भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा कि इनके इस काम के और इस बयान की वजह से हमें बड़ा नुकसान हुआ है हमारे ताल्लुकात को। जी अंबर, इन्हें कैसे देखती हैं, साथ ऐड कीजिएगा जी। देखिए, ये मैं तो हमेशा, मेरा तो मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह रहा है कि ये आप जो अपनी अंदरूनी सियासत की वजह से, या कुर्सी बचाने के लिए या इक़्तिदार के लिए आप हमारे पाकिस्तान के जो बैरूनी ममालिक के साथ ताल्लुकात है उसको दाव पे लगाने की वाकई बात है। क्योंकि आप जब भी बातचीत करते हैं, कुछ मामलात प्राइवेट होते हैं, ये वजह होती है कि ये साइफर्स जो हैं बहुत महदूद लोगों तक पहुँचते हैं। ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत भी आपने याद होगा कि अदालत ने भी इस पर रूलिंग दी थी कि ये इसको नहीं वाक़ई कर सकते, क्योंकि और भी बहुत सारे साइफर्स आते हैं जिनके बारे में आपको और मुझे नहीं पता, जो कई एम्बेसीज, कई ममालिक की तरफ से आते हैं, वहाँ वो अयानी किया जाता है, क्योंकि आपको इनको सिफारती सतह पर हल करने की ज़रूरत होती है। इसका जो दुरुस्त जो तरीक़ाकार था वो डिमाश था जो हो गया, और वो इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म था हो गया। उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। इमरान खान साहब अब भी कह रहे हैं कि उसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन अब मज़ीद तहकीकात, मेरे ख्याल में कि वो जो एक रास्ता था वो तो मुझे लगता है कि इसकी लीक होने से, और ये हमें ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि ये लीक ज़ाहिर है जानबूझ के हुआ है, वो तो बंद हो गया। अब दूसरा अब मामला जो अब जिस पे तहकीकात हो रही है और होनी चाहिए, लेकिन मुझे शक है कि इस पे हमें ज़िम्मेदारान के नाम तो आया नहीं होंगे, वो ये है कि ये कौन रिकॉर्डिंग्स कर रहा था या हैक कर रहा था, और ये चाहे मौजूदा वज़ीर आज़म हो या गुज़िश्ता वज़ीर आज़म है, इनकी लीक्स भी कौन कर रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल, इमरान खान साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, तो ये कौन हैक कर रहा था, कौन बग कर रहा था, कौन लीक कर रहा था, ये तीन जो बेसिकली एज अ पाकिस्तानी तो अंबर साहिबा हमें ये है ना डर कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी इज एट रिस्क। हमारी जो बेसिकली मुल्क के अंदर जो हाई सिक्योरिटी, हाई उसमें जो है वो कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं, वो कैसे बाहर निकल रही हैं, ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ही शक और शुबे की बात है। लेकिन साथ साथ अंबर, अब सिचुएशन एक है कि यहाँ पर इसाकदार साहब पाकिस्तान आते हैं, वहाँ पर ऑडियो लीक्स भी होती हैं, सियासी माहौल में बहुत ही डिफरेंट फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, अनप्रेडिक्टेबल, जो हमने कभी नहीं देखी थी। इन तमाम चीज़ों की आपस में टाइमिंग्स को, सिचुएशन को कैसे देखती हैं आप? देखिए, अब ज़ाहिर है अब जो तहकीकात हैं, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वज़रा और काबीना, उनकी जो प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस हैं, उनकी तहकीकात कुछ हद तक हो गई हैं, शायद हमें बताया जाए, अब मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन मैं कहूँगी कि ज़ाहिर है जो सियासत में इस वक्त ये जो नई नई चीज़ें और इनकशाफात हो रहे हैं और लीक्स हो रहे हैं, देखिए लीक्स से पहले भी हुए थे। इससे आपको तैमूर खान झगड़ा साहब और शौकत तरीन और मोहसिन लगारी साहब की भी लीक्स आई थी, उससे पहले मरियम नवाज साहिबा की कई बार लीक्स हो चुकी है। इसका मकसद होता है किसी की साख को ख़राब करना, सियासत पर असरअंदाज होना, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो कौमी सलामती का मामला आपने इसका उठाया है, ये बहुत संजीदा है। और मैं बार बार यही कहूँगी कि आप जो भी लीक कर रहा है, जो भी बग कर रहा है,
ये अपनी आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो सिफारत खाने हैं, जो मगरबी सिफारत खाने, गैर मुल्की सिफारत खाने, ये उनके लोग यहाँ सुन नहीं रहे, देख नहीं रहे, जो इस वक्त मामला चल रहा है, कि आपकी अंदरूनी सियासत, या अगर मैं कहूँगी कि इससे आगे बढ़ के कहूँगी कि अगर ऐसा है कि एक इंट्रा इंस्टीट्यूशनल तनाव है, उसकी वजह से आप कौमी सलामती या कॉन्फिडेंशियलिटी को बीच किए जा रहे हैं, तो अफसोसनाक है। इसमें यही जाहिर होता है कि इस वक्त ज़ाती मफादात के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ना कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की इमेज और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में सोचा जा रहा है। बिल्कुल है, सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है अंबर। थैंक यू सो मच एंकर पर्सन जिया शमसी ने हमें ज्वाइन किया, और वाकई में उन्होंने सही कहा कि सवाल ये उठता है कि हमारे पाकिस्तान के असास डेटा इस वक्त एट रिस्क है, पाकिस्तान का इमेज एट रिस्क है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क है, और सवाल ये पैदा होता है ये सिचुएशन हो ही क्यों? तो क्यों ना किसी एक ऐसे एक्सपर्ट से बात की जाए, और क्यों ना ऐसा एक नाम मैं लूंगी आपके सामने, साबिक डायरेक्टर FIA और डिजिटल पाकिस्तान के बानी अम्मार जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद है। हमेशा की तरह उनकी रहनुमाई इस मौजू पे भी बहुत ही मौजू है। और अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, गुड मॉर्निंग। लेकिन सर, हमारा ये हसास डेटा इस वक्त कितना गैर महफूज है, ये तो बहुत ही ज्यादा हमें इस वक्त परेशान कुन बात है। और ये मौजू ऐसा है कि हर पाकिस्तानी सोच रहा है कि हमारा नेशनल सिक्योरिटी, हमारा हाई अलर्ट डेटा, हमारा कॉन्फिडेंशियल डेटा इस वक्त कैसे महफूज नहीं है। जी अमार सर। अच्छा जी, मैं तो अल्लामा इकबाल के शेर से बात शुरू करूंगा कि नया ज़माना है, नए सुबह शाम पैदा करें। हम नए ज़माने की बात कर रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए। ये सिर्फ 2 दिन पुरानी बात है, ईरान के अंदर हंगामे हो रहे थे हुकूमत के खिलाफ, तो ज़ाहिर है उन्होंने वो जो भी पाबंदियाँ थी लगा दी इंटरनेट वगैरह की। तो अमेरिका ने उनको ऑफर किया है कि हम सैटेलाइट से आपको इंटरनेट देंगे, आप अपना काम जारी रखें। अब आप सोचिए ज़रा, यानी आप सोचिए ज़रा, ईरान की हुकूमत के खिलाफ हंगामे होना एक अलग बात है, उस पर ईरान की हुकूमत सोचे, हम क्यों सोचे, क्यों हो रहे हैं हंगामे, नंबर 1। नंबर 2, एक ऐसा मुल्क जो उसका शुरू से मुखालिफ रहा उसकी चीज़ों का, वो कह रहा है उसकी यूथ को कि भाई आप अपना काम जारी रखें, इंटरनेट हम देंगे। यहाँ पे 2 बातें वाज़ेह हो कि पूरी दुनिया के ताल्लुकात के अंदर अब एक नया रुझान आ रहा है। अब ये जो हमारे डिप्लोमेटिक चैनल है ना, जो एम्बेसी और ये वो सारा, जो अब पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे, जिम चेंज और वो साइफर आ गया और ये हो गया, सब पुरानी बातें मेरे हिसाब से। अब तो मेरा आज ही रात को मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, वेबिनार, उसका नाम है डिजिटल डिप्लोमेसी। वो डिजिटल डिप्लोमेसी क्या है? नाउ वी अंडरस्टैंड द न्यू कॉरिडोर ऑफ डिप्लोमेसी। मैंने इसलिए मिसाल दी आपको कि ये एक दिन पुरानी बात है, मैं आपको बताइए। अब अपने मसले की तरफ आते हैं। अच्छा, ये मेरे हिसाब से अभी नॉन इश्यूज बन रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी मान चुकी है कि अब हो रही है ये। कल भी जहाँ भी मेरी बात हुई, मैंने लोगों से कहा कि भाई व्हाट हैज हैपेंड, हाउ इट हैज हैपेंड, हु हैज डन इट, इनको ज़्यादा डिस्कस करो, और वो क्लोज डोर में होगा, सब रेक्टिफाई करो, इररिलेवेंट है। अब डिस्कस करो, दोबारा ना हो ये काम। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, मैं बड़ी सिंपल बात बताता हूँ। आपका एक ऐसा प्रोग्राम है, मुझे जब भी आपके प्रोड्यूसर के में फोन आ जाता हूँ इसके ऊपर, रीजन क्या है कि आप थोड़ा सा आगे देखते हैं आप लोग ना, जो हो गया वो हो गया, इसको आप यू कैन नॉट अनडू। अब जो होने जा रहा है उसकी हम बात करते हैं आज। ये मैंने ईरान की मिसाल आपको इसलिए दी कि अब हमारे साथ भी ये होगा कि जितनी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके जो कुछ भी बाहर चीजें हैं, वहां से वो कहेंगे जी आप करें, हम आपके साथ हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर अब एक ऐसे मुहिम की जरूरत है कि हम 2 फैसले करें। नंबर 1, सबसे पहले हमने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को समझना है। मैं उस दिन भी आपके प्रोग्राम में कह रहा था कि मैं आपके घर से 2 मील दूर गाड़ी खड़ी करता हूँ, और जो आप गुफ्तगू अपने डाइनिंग रूम में कर रही हैं, मैं आपको बता दूंगा ये आपने ये गुफ्तगू की है। उससे एक बीम आ सकता है करीब, अगर साइन ऑफ मेरी आंखों की साइड के अंदर है, उसे लाइन ऑफ साइट कहते हैं। अगर लाइन ऑफ साइट में नहीं है तो एक प्लान हो सकता है। आपकी जियो फेंसिंग मेरे पास है, आपकी कॉल से मुझे पता चल गया आप इस वक्त कहाँ पर हैं, और वो मैं एग्जैक्टली वो एक छोटी सी वो रोबोटिक जो होती है वो आएगी, वो बखी की तरह। अब तो वो कहते हैं बच्चे की तरह बना रहे हैं, यानी पता लगा आपके हाथ पे बच्चा आके बैठा, आप तो जब बच्चा रहिए और आपने उड़ा दिया उसको, जबकि वो एक ड्रोन था। अब ये जो बायो साइंस में तब्दीलियाँ आई हैं, ये सब आई हैं। दुख की बात यह है कि हम इसको अभी समझ नहीं पा रहे। जब हम इसको समझ नहीं पा रहे तो हम इसके सिर्फ मसाइल से परेशान हैं। ये क्या हो रहा है ये ना, देखिए दुनिया में जब भी कोई परेशानी हमारे सामने आए ना, पहला सवाल ये करें कि ये क्या हुआ है, क्योंकि हम उस क्या पे गौर नहीं करते क्या हुआ है,
हम कहते हैं अच्छा ये हो गया, चलो ये किसने किया, हम लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। लोग जो कुछ भी हमारे साथ कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल कैरेक्टर हैं, चाहे वो ये हैकर है, अब देखे ना, एक आदमी ने हमारे पूरे गवर्नमेंट के निज़ाम को, अपोजिशन के निज़ाम को अपनी मुट्ठी में ले लिया, और जो वो कह रहा है ये उसको बात मानने को तैयार है, पैसे मांग रहा है, वो ये कर रहा है। वजह क्या? उसने एक अचीवमेंट हासिल कर ली है। अभी ठीक है, मैं घंटों बोल सकता हूँ डार्क वेब पे, डीप डार्क वेब पे, लेकिन वो किरदार काम कर रहे हैं ना। अच्छा, उन किरदारों की स्ट्रेंथ क्या? टेक्नोलॉजी। ये बड़ी जरूरी बात समझना। अच्छा, उन किरदारों की स्ट्रेंथ टेक्नोलॉजी, हमारी स्ट्रेंथ क्या है? डिस्कशंस। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी यूनिवर्सिटीज को आगे आना चाहिए। मैं कहता हूँ जी इस पे आप एक डायलॉग करवाएं, अपने चैनल पे करवाएं, मैं तैयार हूँ उसको मॉडरेट करने के लिए। जी यूनिवर्सिटीज बैठे, उनकी जो साइंटिफिक लैब्स है वो बैठे, हम कहें जी ये मसला हो गया है, हमारा जो हाईएस्ट ऑफिस है पाकिस्तान का, उससे इन्फॉर्मेशन बाहर चली गई है, हमें समझ नहीं आ रही, आप तनख्वाहें लेते हैं, इतने बड़े बड़े आपके इदारे काम कर रहे हैं, आप बताएं क्या हुआ। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में, लेट बी वेरी फ्रैंक विद यू, मीटिंग्स होंगी, वो कौन होंगे? वहाँ वही अफसर बैठे होंगे। मैंने ये काम 40 साल किया, वहाँ क्या होता है? जो चेयर पे बैठा होता है सब उसको देख रहे होते हैं, वो क्या कहता है। इससे बाहर निकलें, लोगों को आज़ाद करें बोलने के लिए, और इसका हल तलाश करें, बस मैं ये। तो सर इसका लुबोलबाब ये हुआ ना कि अब हमें ये तो बात करनी नहीं है कि जो हुआ वो तो सबको पता है, इस वक्त न्यूज में आ रहा है, ये बात करनी नहीं है क्यों हुआ। अब हमें ये करना है कि हमें इसको रेक्टिफाई कर कर इस बात का एहतियात करनी है कि सर आइंदा हमारा हसास डेटा ना निकले। क्या नजर में आपके हैं आइंदा ना हो? व्हाट डू यू थिंक इज द बिगर सॉल्यूशन राइट नाउ दैट वी आर सीइंग? अच्छा, दो बातें याद रखिए। यू कैन नॉट स्टॉप टाइम एंड टेक्नोलॉजी। जी सर। आप ना वक्त को रोक सकती हैं ना टेक्नोलॉजी को रोक सकती हैं। ओके, पहली बात, यू कैन नॉट, सिंपल कैन नॉट। अच्छा, अब वक्त जो है ना वो तो हमारे इख्तियार में है कि हम कैसे उसको सर्व करते हैं, टेक्नोलॉजी हमारे इख्तियार में नहीं है। टेक्नोलॉजी इस वक्त कम से कम ये जो मौजूदा गवर्नमेंट के अफसर बैठे हैं इनके पास नहीं है, ये पक्की बात बता दूँ। वो जो मीटिंग में बैठ के फैसले करेंगे ना, अच्छा, उनका इल्म जो है वो 8 साल पुराना है। हमें चाहिए कि हम उन लोगों को इन्वॉल्व करें जिनके पास टेक्नोलॉजी, जो समझते हैं चीज़ों को। उन्हें क्या भाई ये मसला पैदा हो गया है, हमें इसका हल चाहिए, और आइंदा अगर ये कैसा वाक़या हो तो आपको पकड़ेंगे। होता ये है, अथॉरिटी हमारे मुल्क में चलेगी है ब्यूरोक्रेट्स के हाथ के। वो सेक्रेटरी साहब समझते हैं कि भाई जो मैं कहूँगा वही होगा। इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं बस मुख्तसरन कि इसका मतलब ये है कि अगर ये नई सोल्यूशन देखेंगे, नए लोगों की तरफ नहीं आएंगे, नई सोच की तरफ नहीं आएंगे, तो फिर यही गलतियां रिपीट होंगी। यस और नो सर? बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगी। यही मैं बैठा अपने घर से सोफे से बात कर रहा हूँ, आप इंटरव्यू कर रही होगी। बहुत शुक्रिया आप, थैंक यू। बिल्कुल ये बात कर रहे होंगे, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तहे दिल से आपको शुक्रगुजार है हमारी पूरी टीम। हम हमेशा वक्त निकालते हैं। साबिक डायरेक्टर FI और डिजिटल पाकिस्तान के बैनी अमार जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बड़े क्लियर अल्फाज में कह दिए जब तक आप नए लोग, नई सोच, नए बच्चों, नई नस्ल के साथ इस इशू कर लेकर नहीं बैठेंगे कि ये आइंदा ना हो, तो हम फिर इसी मौजू को रिपीट कर रहे होंगे और ऐसे ही हमारे हसास डेटा जो है वो गैर महफूज रहेगा। ये बहुत सोचने की बात है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान में जिस तरह सैलाब की सिचुएशंस के बाद रेलवे की जितनी ब्रेक हुई, ऑब्वियसली हमारे जो ट्रैक्स थे वो इस वक्त नजर नहीं आ रहे, पानी में बह गया है, पूरे पूरे शहर हो गए। तो रेलवे ट्रैक्स की क्या जो है वो बिसात है, लेकिन ताहाल तक अब तक ऑपरेशंस बहाल ना हो सके। मकामात पे रेलवे ट्रैक्स जो है वो अकड़ चुके हैं, पानी के बाद, सैलाबी रेले के बाद कई जगह उखड़ चुके हैं, और साथ में जो है मुरम्मती काम स्टार्ट हो। सबसे अच्छी बात यह है कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, लेकिन कंस्ट्रक्शन कब तक कंप्लीट होगी, रेलवे हमारी दोबारा से कब बहाल होगी, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे 92 न्यूज़ शिराज अहमद से। अस्सलाम वालेकुम शिराज, बताइएगा कब तक दोबारा ये रेलवे ट्रैक्स जो है दोबारा चल जाएंगे, हमारी ट्रेन्स दोबारा से चल पड़ेंगी, ये कब तक जो है काम कंप्लीट हो जाएगा? जी सिंध भर में हालिया बारिशों की वजह से जहां सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, वहीं रेलवे का निज़ाम काफ़ी ज़्यादा दरहम भरम हुआ और कराची से चलने वाली तमाम तर ट्रेनें जो हैं वो मुअत्तल कर दी गई, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास करके किरायों की मद में जो अंदरूनी सिंध और मुल्क के दीगर अजला जाना चाहते हैं, भारी भरकम किराए जो हैं उनसे वसूल किए जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान रेलवे की जानिब से अब तक जो है वो ट्रेन ऑपरेशन बहाल नहीं की गई हैं कराची में। क्या सूरत हाल है? हमारे साथ DCO कोमल राशिद जमाली साहिबा मौजूद हैं, उनसे जान लेते। ये बताइएगा कि इस वक्त कितना रेलवे का जो सिस्टम है वो मुतासिर हुआ हालिया बारिशों की वजह से, इस वक्त सिंध भर में क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि तकरीबन मिनिस्टर साहब ने भी बताया कि हमारा रेलवे बेहद बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुआ है। अप एंड डाउन ट्रैक्स दोनों अफेक्टेड हुए हैं।
तो हम लोग कोशिश हमारे ऑफिसर्स कर रहे हैं, इंजीनियर डिपार्टमेंट दिन रात लगा हुआ है, कुछ हमारे पॉइंट्स हैं उनको रिकवर करने की कि हम उसको वापस ऑपरेशंस को रिज्यूम कर सकें। तो हम लोग इस चीज़ में हमारी पूरी कोशिश जारी है। अच्छा, ये भी बता दीजिए कि कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, कहाँ पर रेलवे ट्रैक्स ये ज़्यादा परेशानी का सामना आप लोगों को फेस करना पड़ रहा है? जहाँ तक कराची डिवीज़न का ताल्लुक है तो विद इन कराची डिवीज़न जितनी हमारी ट्रेन्स हैं वो चल रही हैं। कराची डिवीज़न से ऑनवर्ड सक्खर डिवीज़न के प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पटीदन है, बुचेरी स्टेशन है और एक और है थर्ड एक पॉइंट है जहाँ पे अभी भी हमारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। और क्योंकि आपको पता है पैसेंजर्स इन्वॉल्व हैं, सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। जब हमें हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गो हेड देंगे कि इट इज़ कम्प्लीटली सेफ़ फॉर पैसेंजर्स कि अब वो जा सकते हैं, हम तभी गो हेड देंगे, उसमें जितना भी टाइम लग जाए, सेफ्टी फर्स्ट। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि सिंध में कौन सी ट्रेनें इस वक्त ऑपरेशनल हैं और वो क्या मुसाफिरों को जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं? कराची से हम लोग चला रहे हैं जो विद इन डिवीज़न ट्रेन है हमारी, शाह लतीफ़ एक्सप्रेस और मेहरान, ये तो कराची में चल रही हैं। और खोखरापार और MPS साइड पे भी हमारी 2 ट्रेन हैं जो हमारे उधर की पॉपुलेशन को केटर कर रही हैं। अच्छा, रेलवे हुकाम की जानिब से ये बताया भी गया था कि फ्रेट ट्रेन्स जो हैं वो चलाई जा रही हैं, तो वो कैसे चलाई जा रही हैं जबकि हम देख रहे हैं कि ट्रैक्स भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हैं, तो उनको किस तरह से आप लोग ऑपरेशनल जो है उसको यकीनी बना रहे हैं? देखिए, फ्रेट ट्रेन्स इसलिए चल रही हैं क्योंकि एक तो उसमें इतना कोई ह्यूमन एलिमेंट नहीं है, हमारा स्टाफ जाता है जो कि इन चीज़ों के लिए ट्रेंड होता है। तो वो ट्रेन्स हमारी फ्रेट ट्रेन्स तो जा रही हैं क्योंकि उसमें हमें ये मसला नहीं है कि कोई पैसेंजर की या ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है इस तरह। तो वो हम ट्रायल बेसिस पे जा रहे हैं, उसकी स्पीड भी बहुत स्लो होती है, वो एक कॉशियस स्पीड पे चलती है, वो अपने हिसाब से उसको एक डेस्टिनेशन पे डेडलाइन नहीं होती पहुंचने की, तो वो ट्रायल बेसिस पे हम चल रही हैं। लेकिन पैसेंजर का अभी रिस्क लेने के लिए हमें तैयार नहीं। एक्सपेक्टेशंस हैं कब तक बहाल हो सकती है? क्या जो शहरी परेशान हैं इस वक्त रेलवे के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि कितना मज़ीद टाइम दरकार हो सकता है? अगर थोड़े दिनों में अगर ये ऑपरेशनल मुकम्मल हो जाए तो कितना फ़ायदा होगा लोगों को जो बहुत ज़्यादा परेशान इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है? देखिए, हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि कंसर्न डिपार्टमेंट्स इसमें दिन रात मेहनत करके, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कोई कमी नहीं छोड़ी जाए, नो स्टोन इज़ बीइंग लेफ्ट अनटर्न के हम लोग जल्द से जल्द बहाल कर दें। एक डेट देना इस पॉइंट पे हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन वी ट्राइंग आवर बेस्ट कि जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके ट्रेन ऑपरेशंस बहाल हो जाए। बहुत शुक्रिया। DCO साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी कि पाकिस्तान रेलवे की जानिब से रेलवे ऑपरेशंस की बहाली के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द रेलवे ऑपरेशंस को जो है वो बहाल किया जा सके ताकि शहरियों की जो मुश्किलात हैं उसमें कुछ कमी आ सके। जी, शराज अहमद, नुमाइंदा 92 न्यूज़, आपने बताया कि ऑब्वियसली हम देख रहे थे इस वक्त जो ताहाल हालात हैं, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द रेलवे हमारी दोबारा बहाल हो जाए, हमारे ट्रैक्स दोबारा बहाल हो जाए। लेकिन एक और बात कि अचानक से डॉलर जो है वो कम हो रहा है, रुपये की कीमत बेहतर हो रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं, खबर आ रही है पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो भी कम होंगी। क्या इसहाकडार साहब के आने के बाद अच्छी खबरें आ रही हैं? ये और बहुत कुछ इस वक्त के बाद हमारे साथ रहेगा। सबसे पाकिस्तान में एक बार फिर रहने का बहुत शुक्रिया। आप हमें बराह रास्त देख रहे हैं 92 न्यूज़ HD पर। और इस प्रोग्राम के आगाज में मैंने आपसे जिक्र किया था कि आज 2 हवाले से आलमी दिन के जो हैं वो लोग मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने अपने हवाले से। एक वर्ल्ड मैरीटाइम डे और एक वर्ल्ड हार्ट डे। अब बात करते हैं हार्ट डे के हवाले से। हार्ट से रिलेटेड रिसर्चेस कुछ दुनिया में शेयर हुई हैं, जिसके हवाले से ये बताया जा रहा है रिसर्चेस में कि 1 साल के दौरानिए में कितने लोग अमराज क़ल्ब से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। उसके रीजंस क्या बनते हैं वो भी डेफिनेटली बात होगी। लेकिन इस बार जो जनाब ये दिन मनाया जा रहा है उसका स्लोगन रखा है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। जो जनाब ये रखी गई है इसकी थीम और वर्ल्ड साथ में इसकी फेडरेशन कार्डिक फेडरेशन के मुताबिक पूरी दुनिया में सालाना 17.3 मिलियन लोग अमराज क़ल्ब से बाइस जिंदगी जो है वो उसके बायस जो है जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। दिल के मर्ज से सालाना 6 लाख अफराद का इजाफा हो रहा है। एवरी ईयर 6 लाख लोगों का इजाफा होता है दिल के मर्ज में सालाना के अलावा। अगर तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक ने अपना तर्ज जिंदगी ना बदला तो 2030 तक, अभी हम 2022 में हैं, 8 साल के बाद सालाना 23 मिलियन लोग जिंदगी की
बाजी हार जाएंगे अमराज़ क़ल्ब की वजह से। इस दिन की मुनासबत से बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अमराज़ क़ल्ब प्रोफेसर डॉक्टर नदीम रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। वर्ल्ड हार्ट डे, यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूरी दुनिया में डॉक्टर साहब इस दिन को बनाया जा रहा है आज के हवाले से, और अमराज़ क़ल्ब से अगर 2030 तक हमने अपनी तर्ज जिंदगी ना बदली तो क्या ये 23 मिलियन तक पहुंच जाएगी? जी हाँ, अभी हमारी जो रैंकिंग है वो तकरीबन 30th है, जो लास्ट हमारे दुनिया के जितने ममालिक हैं उसमें हार्ट डिजीज़ से डेथ होने की चांसेस 30th है। नाउ व्हेन ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये यूजली हार्ट अटैक्स और इस टाइप की वो लोग काउंट करते हैं, बिकॉज वेस्टर्न वर्ल्ड में इन्फेक्शन जो वेल्व्स के होते हैं उनसे जो डेथ्स होती हैं वो काउंट यूजली होती ही नहीं है। अच्छा। तो वो हमारे यहाँ चूँकि वो गरीबों की बीमारी है, वेल्व्स में इन्फेक्शन होना, वो इस स्टैटिस्टिक्स में नहीं है। तो ये जो 30th आपकी रैंकिंग है, अगर ओवरऑल डेथ्स देखी जाएं तो मेरा ख्याल है कि इसकी रैंकिंग बढ़ जाएगी। लास्ट जो हमारे सेंसस हुआ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया उसमें तकरीबन 2.5 लाख डेथ्स हुई हैं एक साल में 2020 में, विच इज़ जो टोटल डेथ्स पाकिस्तान में हुई उनका तकरीबन 17% है। सो इसका मतलब ये है कि जो 1 लाख की आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें तकरीबन 200 डेथ्स जो हैं 1 लाख में वो हार्ट डिजीज़ से होती हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह कि हमारे पास जो भी ये इदाद व शुमार हैं ये इतने रिलायबल नहीं, बिकॉज यहाँ रिसर्च तो उस तरह की होती नहीं। यहाँ सेंसस पे इतने इश्यूज हैं, तो आई एम श्योर कि दिस इज़ एन अंडर एस्टिमेट। तो ये एक एपिडेमिक है जो आप तक पहुंच गए, जो नहीं पहुंचे वो इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो आई थिंक कि हम लोग तो, मैं NICVD में होता था तो वहाँ हमने देखा जब हार्ट अटैक के प्रोग्राम शुरू किए कि एक दिन में 20-20, 30-30 हार्ट अटैक्स की एंजियोप्लास्टीज होती थी। एंड जो दुनिया का वन ऑफ द, तो आई थिंक कि हमारे इदाद व शुमार पे वी कैन नॉट रिलाई। जो लास्ट यागा खान में मेरा ख्याल है एक रिसर्च हुई थी, उसके बाद हमारे पास इदाद व शुमार तो सही मेरे नए ख्याल के हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा ये जो अमराज़ क़ल्ब से तर्ज जिंदगी की बात हो रही है कि अगर हमने ना बदला, उसमें क्या चीजें हैं जो हमें तर्ज जिंदगी हमारी जो है अमराज़ क़ल्ब की तरफ हमें और धकेलती है? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज लाइफस्टाइल जो है ना वो 2-3 कंपोनेंट्स पे, हम सिर्फ समझते हैं कि खाना और एक्सरसाइज, उसमें और बहुत जो मेजर आजकल आ रहा है वो स्ट्रेस के ऊपर है। आपको पता है देयर इज़ अ कंडीशन जिसको कहते हैं स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी, यानी ये पहले नहीं होता था लेकिन अब है कि अगर आप बहुत एक्यूट स्ट्रेस लें तो हार्ट इनलार्ज हो जाता है। इसको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं, ये पिछले 20 साल में। तो स्ट्रेस इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी, तो इससे स्ट्रेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई और आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो डायरेक्ट आपके हार्ट पे असर करते हैं। तो हमारी जो आपका सवाल है उसका एग्जैक्ट जवाब तो मैं अगर देना चाहूँ तो उस तरह देखूँ कि जैसे सुकून बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपके सोना बहुत ज़रूरी है कि 8 घंटे आप सोएं, उसमें आपकी एक तरह से बॉडी की सर्विस होती है, और फिर वेट मेंटेनेंस है और साथ उसके एक्सरसाइज है। अच्छा डाइट जो है, देखिए डाइट में भी मॉडरेट हर चीज़ आप ले सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है कि आप इत्तेदाल होना चाहिए, जी हाँ, कि आप अंडे छोड़ दें और ये चावल छोड़ दें और ये सब, ये बैलेंस डाइट अगर आप लेंगे और बाकी चीज़ों पे भी ख्याल रखेंगे तो फिर आई थिंक कि आपकी रिस्क कम हो जाती है। बिकॉज एक तो जेनेटिक फैक्टर्स भी है ना, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं कुछ अपनी नॉलेज के लिए कुछ सवाल करना चाहती हूँ, बिकॉज मेरी अम्मी की भी जो है वो सब तबीयत ठीक नहीं है और उनका हार्ट का एक प्रॉब्लम हो गया। मुझे एक बात बताइएगा, आपने कहा कि लोग स्ट्रेस लेते बहुत हैं, क्या ऐसा भी हमारी साइकोलॉजिकली हमारे यंग लोगों को हम देखते हैं, अक्सर लोग बिल्कुल जवान आदमी हम कहते हैं तो सोया और ये उठा नहीं, तो पूछते भाई इसने क्या खाया था, कहते हैं इसने बहुत कुछ हैवी चीज खाई थी, नहारी खा ली थी, पाए खा लिए थे और वो उठा नहीं। क्या वो सीधा जो है हमारी हार्ट से रिलेट करता है? आपका ये ख्याल है ना, वो लोग ये कहते हैं यार आज खाना बहुत ज्यादा हमने चिकना खा लिया तो मैंने एक लिपिटोर ले ली साथ, कोलेस्ट्रॉल की गोली। ये इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है ये गलत है। वो हैवी खाने से यानी वो खाना गया और जाके उसके हार्ट की शरियानों में चिपक गया, ऐसा कुछ नहीं है। बट स्ट्रेस क्या हम खुद लेते हैं या हमें लोग देते हैं या हमारे हाथ में ज्यादा इसका स्टीयरिंग होता है? स्ट्रेस इज, ये तो एक अलग सब्जेक्ट है पूरा, लेकिन स्ट्रेस को मैं अगर आप एक वर्ड में डिफाइन करें कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज बेसिकली डिसकंटेंटमेंट, बेसुकूनी। अगर आप गरीब हों, अमीर हों,
इट डजंट रियली मैटर एज लॉन्ग एज आपको सुकून है, आप मुतमईन है अपनी सराउंडिंग से, अपनी जॉब से, अपनी फैमिली से, अपनी इन्वायरमेंट से, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगी। और अगर आप जितना मर्जी पैसा हो, जितना मर्जी शोहरत हो, लेकिन अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो आपको स्ट्रेस होगी। तो आई थिंक अगर आप एक डेफिनेशन चाहती हैं जो हार्ट पे असर करती है, वो फ्रस्ट्रेशन, डिसकंटेंटमेंट, ये सारा जो है दिस इज़ ऑल, आपको हर वक्त टेंस रहते हैं, आपका प्रेशर ज़्यादा रहता है, आर्टरीज आपकी सुकड़ी रहती हैं। तो आई थिंक कि ये कंटेंटमेंट, अगर आप एक वर्ड यूज़ करना चाहें तो अगर आप कंटेंटेड हैं, सुकून में हैं, तो यानी कि अगर आप अपनी लाइफ की सिचुएशन से मुतमईन हैं, और अगर आप मुतमईन नहीं है तो आपके सामने हीरे जवाहरात भी हो तो नहीं हो सकते। ओके, अच्छा सर ये बताइएगा कि एक जमाने में हम सुनते थे कि एक एज के बाद हार्ट के इश्यूज ज्यादा अकर होते हैं, कि भाई अब तो ये एज हो गई तो इसमें तो हार्ट होता ही है। आज ऐसा नहीं देखा जा रहा। जिस तरीके से जो रेशियो बढ़ रहा है लोगों की डेथ्स का, उसमें छोटी उम्र के लोग भी, जवान लोग भी, हेल्दी लोग भी, वर्कआउट करने वाले लोग भी, उन सूरत हाल में क्या वजह बनते हैं लोगों के? आप पहले हार्ट डिजीज 3-4 उसमें डिवाइड कर लेना, जो मेजॉरिटी आप समझती हैं और हम जिसको कहते हैं वो ब्लॉकेजेस वाला, जिसमें हार्ट अटैक और तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। अच्छा, उसमें ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि वो आपकी 50 साल 60 साल में, वो आपकी जो जमना शुरू होती हैं, ये प्लाक्स कहते हैं, ये 18-20 साल की उम्र से जमना शुरू होती हैं आर्टरीज में। अच्छा, और तीन ग्रुप्स हैं मेजर। कुछ लोग हैं कि जिनको पूरी साइलेंट रहती है और पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, किसी और वजह से डेथ हो, पोस्टमार्टम हो तो पता चलता है जी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस थी। अच्छा, दूसरा ग्रुप है कि जिसकी ये प्लाक्स चलते रहते हैं और एक दिन हार्ट अटैक होता है तो आपके सामने ये बात आती है कि कल तक तो टेनिस खेल रहा था, आज कैसे हो गया। राइट, ये तो बहुत ज्यादा नजर वो आ रहा है। इसलिए कि उनको साइलेंट होती है और आपकी जो ब्लॉकेज है उसके ऊपर एक क्लॉट आ जाता है जिसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं, वो आर्टरी एकदम बंद हो जाती है। आपने देखा ना, आपने, और ये यूजुअली प्रेसिपिटेट होता है स्ट्रेस में, कि आपको कोई बैड न्यूज़ दें, ये हो, तो आपकी ब्लॉकेज तो सालों से थी लेकिन पता ही नहीं था। अब उस ब्लॉकेज जो है वो वॉल के अंदर, उसके ऊपर एक चादर होती है जो फटती है और वो क्लॉट बन जाता है, तो इसको कहते हैं कॉर्नी थ्रोम्बोसिस। ये फिर हार्ट अटैक करती है, माइनर या मेजर। तो एक तो ये है। अच्छा, तीसरा जो ग्रुप है वो ये कि जिसकी जब ब्लॉकेज ज़्यादा हो जाए, तंगी ज़्यादा हो जाए शरियानों में, तो फिर उसको एक्सरसाइज पे या चलने फिरने पे बोझ पड़ने लगता है सीने पे, या दर्द होने लगता है, तो वो तो फूलने लगती है, सांस फूल, तो वो पकड़े जाते हैं। यानी ये सिम्टोमेटिक लोग हैं। तो 3 ग्रुप हैं। एक टोटली साइलेंट। अच्छा, जो टोटली साइलेंट है वो इमिग्रेशन कराने जाएं या कोई आपने देखा है कि वैसे ही टेस्ट हो इंश्योरेंस के लिए, उसमें पता चलता है, उसमें ईटीटी में पकड़े जाते हैं। सही कह रहे हैं। तो ये 3 मेजर ग्रुप्स हैं उन लोगों के जिनकी आप बात कर रहे हैं कि हार्ट अटैक्स की। इसके अलावा एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो ब्लड प्रेशर जिनका कंट्रोल नहीं होता, जिनके वेल्व्स लीक कर रहे होते हैं या सुकड़े होते हैं, वो अलग है। उसको वेल्वुलर हार्ट डिजीज या हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज कहते हैं। ब्लड प्रेशर तो हमारे मर्दों में अबव 50, तो तकरीबन 50% जो लोग हैं, यानी आधी पॉपुलेशन मर्दों की जो 50 के ऊपर है तकरीबन दुनिया में भी, उनको किसी ना किसी फॉर्म में थोड़ा या ज़्यादा ब्लड प्रेशर की बीमारी है या कंडीशन है। तो उससे वो अगर इलाज सही नहीं करें तो वो फिर हार्ट इनलार्ज हो जाता है, हार्ट फेलियर की तरफ चले, तो वो एक अलग लोड है। लेकिन आप और हम जब बात करते हैं तो वो ब्लॉकेजेस की और हार्ट अटैक की, तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो आपने इनिशियली कहा कि स्ट्रेस जो है और लाइफस्टाइल, लेकिन ओवरऑल आप 4 चीज़ों का ख्याल अगर रखें, आप सुकून रहें, आप सोएं 8 घंटे, आप वर्जिश रेगुलर करें और वजन कंट्रोल रखें। अब वजन कंट्रोल होएगा ही नहीं अगर डाइट आपकी खराब है। तो इट डजंट रियली मैटर क्या खाएं, एज लॉन्ग एज आप स्लिम एंड स्मार्ट हैं और सुकून में हैं, खुश हैं, तो आपने अपने को प्रोटेक्ट किया हुआ है, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है। ऑन द अदर हैंड ये जो लोग हर वक्त जिम करते रहते हैं और स्ट्रेस भी लेते हैं, तो वो फिर एक दूसरे को बैलेंस हो जाते हैं। इसका मतलब है अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं और अच्छा खा रहे हैं लेकिन आप स्ट्रेस नहीं छोड़ रहे और स्ट्रेस की इससे जान नहीं छुड़वा पा रहे हैं, तो हमें समझे कि आप हेल्दी हैं। आपको सबसे पहले तो अंदर से सुकून की जरूरत है। थैंक यू सो मच माहिर अमराज। कल प्रोफेसर डॉक्टर सईद नदीम रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज इंटरनेशनल हार्ट डे पर आपने वक्त निकाला, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। और हमारे लिए एनलाइटमेंट रही है, बहुत ही वेरी इनलाइटनिंग डिस्कशन के हमने आज ये सीखा, मैंने तो बहुत कुछ सीखा और डेफिनेटली आज जाके अम्मा से डिस्कशन भी करूंगी इस हवाले से कि अब आपने स्ट्रेस नहीं लेना है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं। इस तरह मैंने वक्फे में जाने से पहले बताया था कि स्ट्रेस लोगों की जिंदगी से कम हो रहा है, ये देखकर कि डॉलर की जो वैल्यू है वो नीचे आ रही है और रुपये की कीमत जो है वो बेहतर हो रही है।
वज़ीर ख़जाना जिन्होंने अभी हल्फ लिया, इसहाक डार साहब, उनके आते ही उन्होंने अनाउंस किया कि पेट्रोल की कीमतों में कमी आएगी, तो क्या लोगों की जिंदगी से स्ट्रेस कम होना शुरू होगा? इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है रेड डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद चुनाई साहब ने। अहमद भाई, गुड मॉर्निंग। ये क्या हो रहा है? अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं अचानक से हर तरफ से, क्या इसहाक डार साहब की आमद अच्छी साबित हुई पाकिस्तान के लिए? जी अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम। देखें, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि जो भी कीमतें कम जाती होती हैं, जाहिर है जो आम आदमी है उसको एक बहुत बड़ा असर आता है और उसका स्ट्रेस भी रिलीव होता है कि मेरा अगला महीना जो है वो ठीक निकल जाएगा और मुझे पैसे की तकदस्ती नहीं होगी। ये तो एक नेचुरल सा है। देखिए, 2-3 चीजें बड़ी अहम हैं जो हमें देखनी चाहिए कि ये क्यों सारा स्लाइड आ रहा है। सबसे बड़ी वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में जितनी भी कमोडिटीज हैं, इंक्लूडिंग ऑयल, मैं उसको भी कमोडिटी कहता हूँ कि वो भी एक रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज है और उसमें बड़ी मेजर कमी देखने में नजर आ रही है। आप वीट प्राइसेस ले लें, आप कॉपर प्राइसेस ले लें, आप स्टील प्राइसेस ले लें, आप ऑयल प्राइसेस ले लें, आप दूसरे ईटेबल आइटम्स ले लें, अरे ऑलमोस्ट जो है वो 50% अपने पीक से नीचे आ गए हैं। बिल्कुल। तो जाहिर है उसका एक ओवरऑल इफेक्ट जो है वो दुनिया में आता है और जो एक महंगाई का तूफान आया हुआ था वो थमने को अब नजर आ रहा है कि ठीक है, अब ये मैक्सिमम लेवल आ गया है और इससे हम डाउन स्लाइड ही जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि एक नेचुरल फिनोमेना है। टाइमिंग मैच हो गए हैं कि डार साहब के आते ही जो है ये सारा सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। इसमें मैं समझता हूँ कि ज्यादातर अमल दखल जो है वो इंटरनेशनल प्राइसेस का है कि इंटरनेशनली जब चीजें कम होती हैं तो जाहिर है डोमेस्टिक लेवल पे भी रिलीफ मिलता है। और डार साहब की खुशकिस्मती जो उस वक्त पर एंटर हो रहे हैं जहाँ दुनिया भर में प्राइसेस जो है वो कम हो रहे हैं। सही बात है। वो कहते हैं सितारे मिल रहे हैं हमारे पाकिस्तान के बेहतर हालात की तरफ। तो अब जिस तरीके से अहमद भाई ये देखा जाता है कि एकदम से कभी कभी आप उठते हैं सुबह में तो ऊपर जा रही है मार्केट, फिर एकदम से धचका लगता है, फ्लक्चुएशन आती है। अब आपने कहा कि ये वक्त बड़ा अच्छा है, आलमी मार्केट में कीमतों में जो है वो कमी आ रही है, नीचे आ रही है, तो फिर यहाँ हमारी जो मार्केट है वो इतनी फ्लक्चुएशन का शिकार क्यों है? क्या उसमें हमारा हाथ ज्यादा है या हम इसका भी कंट्रोल नहीं कर सकते? जी देखिए, इन रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट अगर आप बात कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट अगर आप देखें तो हम 2-3 के पी रेशो पे ट्रेड कर रहे हैं, जबकि हमारा पी रेशो जो है वो 12 के ऊपर होना चाहिए, जो एक दुनिया का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो हम समझते हैं कि हमारी मार्केट में बहुत बड़ी गुंजाइश है। 2-3 अहम चीजें हैं कि ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि डॉलर जो है वो और नीचे चला जाएगा, डार साहब ने वैसे नतीजा दे दिया है। इसके बाद दूसरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ऑयल प्राइसेस जो है उसमें अब कमी का एक मेजर ऐलान भी हो जाएगा जिसपे लोगों को रिलीफ मिलेगा। तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो मिलकर प्राइसेस को डाउन साइड पे लेके जा रही है। कहीं थोड़ा सा झटका जरूर आ जाता है कि हम अपवर्ड ट्रेंड पे चले जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि रूमर्स जो है वो मार्केट में ट्रेड कर रही होती है कि पाकिस्तान का जो बॉन्ड है वो डिफॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान की फला चीज डिफॉल्ट कर जाएगी। तो इस पे जो है वो ज़ाहिर है मार्केट में फिर जो है वो एक और मंदी का अमल आ जाता है और लोग जो है वो सेलिंग मोड में आ जाते हैं। सही तो ये मार्केट का ट्रेंड है जो 19-20 चलता रहेगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगले 2 हफ्ते इंतहाई इम्पोर्टेंट है। अच्छा। तो उसमें प्राइसेस की सही डायरेक्शन जो है वो आ जाएंगी। अच्छा। तो नेक्स्ट 2 वीक्स पर जो है वो 2 अहम चीजें हो रही हैं। इंटरनेशनल फ्रंट पे ये प्राइस की स्टेबिलिटी नजर आ रही है और दूसरा डोमेस्टिक फ्रंट पे भी जो है वो पॉलिटिकली भी जो है मैं समझता हूँ कि स्टेबिलिटी नजर आ रही है कि हुकूमत जो है वो एक ऐसे फैसले करेगी कि जिसकी बुनियाद पर सारी चीजें स्टेबलाइज हो जाएंगी और हम जो है वो एक नॉर्मल लाइफ रूटीन पर आ जाएंगे कि ये हम ये नहीं सोचेंगे कि आज ये होने जा रहा है, कल वो होने जा रहा है। हमें एक डेडलाइन और हमें एक टाइमलाइन मिल जाएगी कि इस टाइमलाइन पे सारा चीज होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका मतलब है कि अगले जो 2 हफ्ते हैं अहमद भाई, आप कह रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि इस वक्त जो है हमारा सेल्फ क्रिएटेड, हमारा जितना भी हम टेंशन में जो आ जाते हैं, वही वाली बात है थोड़ी देर में पहले टेंशन की बात हो रही थी, टेंशन में नहीं आना है। सरमायाकारों के लिए एक अच्छा वक्त आने लगा है, आपकी तरफ से अगर इशारा हुआ है। थैंक यू सो मच अहमद भाई फॉर योर टाइम एंड कमिंग ऑन सबसे पाकिस्तान लाइक ऑलवेज। आप ही जो है वो अच्छी गाइडलाइन रही और पॉजिटिव के साथ रही। थैंक यू सो मच, यू हैव अ ब्लेस्ड डे भाई। और यहाँ पर सबसे पाकिस्तान में एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, रहिएगा हमारे साथ और प्रोग्राम में अभी बहुत कुछ बाकी है आपके लिए। डू स्टे विद अस।
हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक जी। सबसे पाकिस्तान में माया खान आपके साथ 92 पर। और हर मामले में अदालत जाने की अब जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप कह रहे हैं कि इसको क्या पता हमारे बारे में, लेकिन ये मैं किसी खास मौजू की तरफ डायरेक्शन करते हुए कह रही हूँ। मुख्तलिफ फॉर्म्स पर जहां हम अपनी शिकायत का अजाला कर सकते हैं, मसलन जायदाद में खवातीन की विरासती हुकूक से मुतालिक कई मुश्किलात सामने आती हैं। खवातीन को कहीं हुकूक जो मिलने होते हैं वो भी नहीं मिलते हैं, या जो नहीं मिल रहे होते हैं उसके बारे में उनको पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती। इन शिकायत पर पंजाब हुकूमत ने मिसाली कदम जो है वो उठा लिया है, जिसके जरिए खवातीन पर जितने भी जो विरासत से ताल्लुक जायदाद कि जो हिस्सा है वो 2 माह में हासिल कर सकती हैं। सिर्फ 2 मंथ। लोगों की पूरी जिंदगियां लग जाती हैं, उनको उनके हक नहीं मिलते हैं। लेकिन यहां पर पंजाब हुकूमत ने जो कदम उठाया है, ये सब कैसे हो रहा है, इसी पर मजीद बात करने के लिए हमने दावत दी है पंजाब की खातून मोहतसिब नबीला हाकिम खां को। अस्सलाम वालेकुम जी नबीला जी, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त निकाला। आपने जायदाद के कितने ऐसे केस देखे जिनमें खवातीन उनको उनकी विरासती हुकूक जो है वो उसका इल्म ही नहीं था? जी देखिए, जहाँ तक आप इनहेरिटेंस की बात करें कि क्या खातून को अपनी विरासत के हक़ का इल्म है या नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि ख़वातीन को इल्म नहीं है। ख़वातीन को बिल्कुल इल्म होता है, लेकिन हमारे जो रस्म रवाज हैं या हमारा एक माइंडसेट जो है वो इसमें बहुत बड़ी एक रुकावट है, जिसकी वजह से वो अपना इनहेरिटेंस का जो राइट है उसको क्लेम नहीं कर पाती। क्योंकि अक्सर ये कह दिया जाता है कि खातून हो, लड़की हो, तुम्हारी शादी कर दी है, तुम्हारे ऊपर बहुत खर्च कर दिया पेरेंट्स ने और अब तुम्हारा कोई हक बाकी नहीं रहा। ये वजूहात ज़्यादा होती हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझती कि उनको इस बात का इल्म नहीं होता, क्योंकि सूरह निसा में तो बड़ी डिटेल से जो है वो विरासत को बयान किया गया है और ये अल्लाह का कानून है। बल्कि यूं कहिए कि उनको जो है अपने ही हक से जो है ना उनको दस्तबरदार कर दिया जाता है, वो समझती हैं, फिर वो कुछ करनी पड़ती। चले इसको आसान कर लेते हैं। एक शख्स की जो है वो जायदाद अगर है, उसके 2 बेटे हैं और 1 बेटी है और वो 1 करोड़ छोड़कर गया है, बताइए इसमें बेटी का हिस्सा जो है वो कितना बनता है? जी नबीला। अब अगर किसी ने अपने तरका में या जो भी सरबरा दुनिया से रुखसत हुआ और उसने अपनी विरासत छोड़ी और विरासत अगर 1 करोड़ पे है, तो हम उसके अब ये नहीं पता कि उसके जो विरासत के हकदार हैं वो कितने लोग हैं। अगर 2 बेटे और 1 बेटी हैं और 1 विडो है, तो फिर पहले उसकी विडो का शेयर जो है 1/8 जो है वो निकलेगा। फिर उसके बाद बेटों को चूंकि डबल जाता है और उसका हाफ बेटी को जाएगा। तो इस तरह से जायदाद की जो है वो तकसीम होगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि क्या विडो एक ही है, कहीं 2 बीवियां तो नहीं थी, और ये भी देखना पड़ेगा कि अगर पेरेंट्स हयात हैं तो उनको किस तरह से उस विरासत में से शेयर जाना है। सो ये अकॉर्डिंग टू शेयर्स एक पूरा एक चार्ट है जिसके ऊपर शेयर्स जो हैं वो डिटरमिन किए जाते हैं, लेकिन किसी भी बेटे को जो हक मिलता है उसका हाफ बेटी को शेयर मिलता है। अगर जी आप भी इस बात से एग्री करेंगी, शुरू से ही हमारे माशरे में देखा जाता है कि बेटियों या बहनों को जो है ना वो उनको उनका हिस्सा, उनका हक जो है वो नहीं दिया जाता। आए दिन हम ये केसेस सुन रहे होते हैं कि बहनों को जो है उनकी हिस्से से अलग कर दिया, वो बेचारी अपनी हालात को लेकर परेशान है, बेटियों को उनका हक नहीं दिया गया, वो माशरे में अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं कर सकती। इस मामले में आप लोग क्या कर रहे हैं? जी मैं समझती हूँ कि ये पंजाब गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंतहाई मैं समझती हूँ कि खुशाइंद कदम है कि 2021 में इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट एक्ट जो है इसको पास किया गया पंजाब असेंबली से। और इसका मकसद ही इस कानून को लाने का ये था कि बेशक हमारे पास तमाम किस्म के कवानीन मौजूद हैं, हमारे पास विरासत का कानून मौजूद है, हमारे पास हमारे अल्लाह का कानून जो कुरान पाक की सूरह निसा की आयत में डिटेल जिसकी मौजूद है कि किस तरह से विरासत को तकसीम होना है। और इसके साथ साथ विरासत का कानून होने के बावजूद, मोहम्मदन लॉ होने के बावजूद इसको क्यों अहमियत दी गई और ये बात महसूस की गई कि ख़वातीन को उनका शरई हक थ्रू इस रेवोल्यूशनरी लॉ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट इन्फोर्समेंट वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट एक्ट के थ्रू मिलना चाहिए। सो ये अब जो कानून है इसके तहत 60 दिन के अंदर खातून की दरख्वास्त जैसे ही हमारे पास आती है कि उसको उसकी विरासत का हक नहीं मिला और वो दिलवाया जाए, ना सिर्फ उसकी विरासत उसको दिलवाई जाए बल्कि उसका पोजेशन भी उसको लेकर दिया जाता है। और इसके लिए जो डिप्टी कमिश्नर कंसर्न है वो तमाम ड्यूटी बाउंड हैं
कि जैसे ही पर्सन ऑफिस खातून मोहतसब के इस इदारे से उनको डायरेक्शन दी जाती हैं कि खातून की जो प्रॉपर्टी है, वरासत है, उसको रिस्टोर किया जाए, उसका पोजेशन उसको दिलवाया जाए, तो वो ड्यूटी बाउंड हैं कि विदन वैसे तो उसमें 7 डेज़ लिखा है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको अभी लीनियट ले रहे हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे डिप्टी कमिश्नर्स के पास एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ज़्यादा मामला होते हैं, लेकिन प्रेफरेबली उनको 15 दिन के अंदर हमें इसकी रिपोर्ट करें और उसका एग्जैक्टली नहीं, बहुत ज़बरदस्त बात है। लेकिन नबीला जी, अगर एक और मामला भी बहुत आता है, तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि चलो हफ्ता नहीं 10, 12, 15 दिन उसको उसका हक तो मिले, लेकिन एक और मामला आता है कि ख़वातीन की अगर कोई उनके पास ज़मीन होती है, अक्सर मैंने केसेस देखे हैं, मैंने बहुत हैंडल भी किए हैं, जिसमें ख़वातीन अपने मरहूम शोहर के जो है वो कागजात लेकर फिर रही होती हैं, पता चलता है वो एक ही फाइल पे 10 फाइलें और बनी हुई हैं, या उनके किसी अपने ही रिश्तेदार ने उनकी जायदाद पर कब्जा कर लिया। ऐसी सूरत हाल में आपका इदारा क्या कर रहा है? देखिए ज़्यादातर होता ही ये है कि जो खातून हमारे पास कंप्लेनेंट आती है दरख्वास्त गुजार, उसके ही अपने ही अजीज़ों कारब में या तो भाइयों की पोजेशन में प्रॉपर्टी होती है या फिर चचा की कब्जे में होगी। इसी तरह से ये मामला चलते हैं और इस तरह की तमाम ख़वातीन जिनकी प्रॉपर्टी के ऊपर, जिनकी जायदाद के ऊपर उनके अजीज़ों कारब ने कब्जा किया होता है, वही दरख्वास्त गुजार हमारे पास आती हैं कि वो इस वक्त पोजेशन में हैं, उस घर में रह रहे हैं और हमें हमारा हक चाहिए। तो ये कानून बनाया ही इसलिए गया। चलें, प्लीज आप लोग इस पर कोई ना कोई काम हो रहा है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कोई फैक्ट एंड फिगर हमारे साथ शेयर कर सकती हैं कि रवा साल में आपने कितनी खवातीन को उनका जो है वो हक दिलाया है, उस हवाले से कुछ शेयर कर सकती हैं हमारे साथ? देखिए अगर हम फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बात करेंगे, यानी कि अगर हम बात करें 1 जुलाई 2021 से ऑनवर्ड 30 जून 2022 तक, तो हम अगर अपना एक जो हमारे डाटा है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल है हमने लगभग 2500 केसेस जो है उसमें वो हमें रिसीव हुए और ऑलमोस्ट 2000 के ऊपर हमने फैसले दिए, जिसमें मीडिएशन के थ्रू हमने तकरीबन 500 के करीब केसेस के ऊपर थ्रू मीडिएशन यानी सॉल्सी करके उनको बिठाया, उनको मौका दिया कि आपस में बात करें, और उसमें हमने उसकी निगरानी की और इस तरह के मैकेनिज्म को डेवलप किया कि ख़वातीन को इजीली आसान तरीके से उनका हक उनको मिल जाए। तो ये एक हमारी प्रैक्टिस बड़ी ही कामयाब रही। लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे केसेस जो हैं वो अभी तक अंडर प्रोसेस भी चल रहे हैं। किसी को 8 महीने में इंसाफ मिला है, किसी को 9 महीने में मिला है, किसी को अभी 20 साल गुजरने के बावजूद उनका पोजेशन नहीं मिला, क्योंकि इसमें बहुत सारी और रुकावटें भी होती हैं, जिसमें अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो उसमें वंडा तकसीम जिसको डिमार्केशन कहते हैं उसकी तरफ आपको जाना पड़ता है, और बहुत सारे लेम एक्सक्यूजेस भी आते हैं हमें रेवेन्यू ऑफिसर्स की तरफ से, ख़ास तौर पे डिप्टी कमिश्नर्स को रेवेन्यू ऑफिसर्स जो हमारे नीचे का अमला है वो मिसगाइड करता है और उलझा देता है मामला को कि जी इसमें पार्टीशन इसलिए नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हो सकती। फिर जब इस तरह के एक्सक्यूज आते हैं तो मामला जो है वो लटक जाते हैं। लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपके इस चैनल के थ्रू भी गुजारिश करेंगे कि अपने तमाम डिप्टी कमिश्नर हजरात से कि ये सिर्फ कानून आम लोगों के लिए, हम सब के लिए है और हम सब के घरों में ये मसाइल हैं, हम सबको एक साथ मिलकर इसके लिए काम करना चाहिए ताकि हर घर इंसाफ के हसूल को मुमकिन बनाया जा सके जल्द। नबी जी, एक बहुत ही अहम एक और सवाल मेरे जहन में आ गया आपसे बात करते करते, वर्क स्टेशन में खवातीन के हिरासा यानी कि हिरासमेंट के हवाले से आप लोग क्या इस वक्त काम करें, ये जरूर जरा हमसे शेयर कर लें प्लीज। देखें सबसे पहले ये इदारा जो है खातून मोहतसब का ये बनाया ही इसलिए गया था कि वर्क प्लेस के ऊपर सेक्शुअल हैरेसमेंट जो खवातीन को होती है उसको एड्रेस किया जाए। तो अभी तक हमारे पास इसकी चूँकि कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, उनके नेम्स और कंप्लेनेंट्स के नेम भी और रिस्पोंडेंट्स के भी, तो लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि इसके ऊपर 2013 से ऑनवर्ड काम हो रहा है और अभी तक हमारे पास जैसे ही कंप्लेंट्स आती हैं हम बहुत सीरियस एक्शन जो है उसके ऊपर करते हैं, क्योंकि हम इसकी सेंसिटिविटी को भी समझते हैं और हम ये भी समझते हैं कि ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि आप किसी को जज़ा और सज़ा के हकदार ठहरा दें। और चूँकि हम हमारा ये इदारा जो है इसके लिए 2013 से काम कर रहा है और हम पूरी कोशिश करें ख़वातीन को उनकी वर्क प्लेस को कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर उनको मिलना चाहिए
और काम की जगह है जो है वहाँ पर उनको बाइज़्ज़त रोज़गार के हसूल में जो रुकावटें उनको दूर। बहुत शुक्रिया। हुकूमत पंजाब की खातून मोहतसब नबीला हाकिम खान साहब हमारे साथ मौजूद थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में आपने वक्त निकाला और इस हवाले से आपने आके बात की। बाकी ख़वातीन को अगर उनका हक़ अगर मिलना शुरू हो जाए और उसके ऊपर इस तरह आपने कहा कि 2013 से काम हो रहा है ख़वातीन के हिरासमेंट के हवाले से, लेकिन अगर 10 साल होने वाले हैं, देखेंगे इंशाल्लाह कि 10 साल बाद ये हिरासा वाला जो सब्जेक्ट है ये भी कहाँ पहुँचता है, क्योंकि हकूक़ के ऊपर और विरासत के ऊपर उनका जो हक उनको मिलना चाहिए उस पर तो आपका इदारा काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। बात चलते हैं दोबारा आगे लेकर। शुरू में हमने किया था आज वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इससे क्या मुराद है? जितना भी, जैसे कि मैं अपनी बात को दोहरा दूं, जिन्होंने प्रोग्राम में शुरू में नहीं सुना था, 80% जो सामान हमारे मुल्क में आप और मैं रिसीव करते हैं, कभी अमेरिका से, कभी यूरोप से, कभी दुनिया के किसी सात समंदर और पार से, कभी करीब से, कभी दुबई से, कभी जर्मनी से, कभी यहाँ से, कभी वहाँ से, जो आ रहा होता है वो कार्गो के जरिए आ रहा होता है और वो सामान हम तक पहुँचता है। उसकी जो परसेंटेज है वो है 80%, यानी 80% सामान आ रहा है। अब ये जो पानी के थ्रू आ रहा है, पानी में जहाज जाते हैं, लोग जाते हैं, सफर करते हैं, ये जो पानी है इसका किस तरीके से हमें ख्याल करना है? हमारी जमीन, हमारी हवा, हमारी फिजा, ये तमाम चीजें हमारी जिम्मेदारी कैसे बनती है? वहां की मखलूक के हवाले से, लोगों के हवाले से, हम अपनी आबो हवा, अपनी जमीन को किस तरीके से उसकी खिदमत कर सकते हैं? इसी हवाले से हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स से सीनियर रिसर्चर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, और आपको बहुत बहुत खुशामदीद करते हैं। हमारे साथ सीनियर रिसर्चर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर मौजूद हैं डॉक्टर कुंवर जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस ओकेजन। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात नहीं, बहुत बड़ा जो है आज का दिन पूरी दुनिया के, अगर इसको समझा जाए तो बहुत बड़ा दिन है, बहुत जो है अहम दिन है। बहरी जहाज़ों का माहौल दोस्त इस्तेमाल और लोगों को जो है वो समंदरी ज़खायर की मोहतात हैंडलिंग और तहफ़्फ़ुज़ से मुतारफ़ कराया जाता है। अब अगर हम आज बात करें डॉक्टर साहब, वर्ल्ड मैरीटाइम डे, इस साल का थीम क्या है? जी डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। इस साल का जो थीम है, हर साल, पहले तो मैं बता दूं कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो है आखिरी हफ्ते में सितंबर के लास्ट थर्सडे से स्टार्ट होता है और पूरे एक हफ्ते इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि आप जो मैरीटाइम अफेयर्स हैं उनके हवाले से जो भी मैरीटाइम ऑपरेशंस हैं उनके सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आगाही दी जाए और जो इनोवेशंस हैं, चीज़ें हैं जो सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करती हैं, उनको प्रमोट किया जा सके। ये एक किस्म की याद दहानी के लिए एक दिन मनाया जाता है कि तमाम जो इसमें स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उनके लिए एक यू कैन से कि पेपर टाइप है कि आप अपने अपने जो भी एक्ट हैं उनको एक रिस्पॉन्सिबल वे के अंदर करें और पायदार तरक्की जो है उसके कॉन्सेप्ट को फरोग दें। इस साल भी जो जो थीम है वो बेसिकली जो टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट है कि आप नई टेक्नोलॉजीज जो है उनका इतलाक करें। मतलब ये है कि आप जिद्दत की तरफ जाएं और जिद्दत किस लिए कि आपने पायदार जो तरक्की के जो सुनहरी असूल हैं उनके ऊपर आपने अपनी मईशत को बिल्ड करना है। उसी के हवाले से इन्होंने जो रखा हुआ है न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीनर शिपिंग, पर्टिकुलरली क्योंकि ये शिपिंग के या मैरीटाइम वेसल्स के एस्पेक्ट्स को स्पेसिफिकली एड्रेस करता है वर्ल्ड मैरीटाइम डे ज्यादातर जो है। वैसे तो ओवरऑल जो मैरीटाइम डोमेन को उसको एनकम्पास करता है, लेकिन इस दफ़ा स्पेसिफिकली जो है इन्होंने शिपिंग का जो टेक्नोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है पर्टिकुलरली फॉर दी जो इनका ग्रीनर शिपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आपने जो जहाज से इमिशंस हो रहे हैं, जो आपका ग्रीन हाउस गैस निकल रही है जिससे वार्मिंग इफेक्ट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के साथ जो लिंक होती है जहाँ पे वार्मिंग में रोल प्ले करता है, उसको आपने मैनेज करना है, कम करना है। और इसका जो आप ग्रीनर टेक्नोलॉजीज का मतलब है, मकसद है, वो ये भी है कि आप एफिशिएंट प्रोसेसेस जो है अपने वो इंश्योर करें। अब एफिशिएंट प्रोसेसेस जो जहाज के अंदर आपका शिप है, चाहे मैरीटाइम वेसल कोई बोट है, कोई भी है, मतलब मैरीटाइम वेसल, आप उसमें जब एफिशिएंसी लेके आएंगे, उसकी
स्पीड में, उसके जो भी प्रोसेस में, वो अल्टीमेटली क्या करेगा, उस जिद्दत से आपका फ्यूल एनर्जी कंज्यूम जो है वो फॉसल फ्यूल। अब इसके फायदे मल्टीपल होंगे, एक तो इमिशन कम होगा, या आप टेक्नोलॉजीज लेके आए कि अल्टरनेट फ्यूल की तरफ जाएं, फॉसल फ्यूल एनर्जी आप कम यूज करें, फिर भी इमिशन भी कम, प्लस आपका फॉसल फ्यूल पे जो नॉन रिन्यूएबल रिजर्व है उस पे प्रेशर कम हो, क्योंकि वो आने वाले वक्तों में ख़त्म हो जाना है। तो हमें मतलब एक लिमिटेड रिसोर्सेज है ना जो नेचर हैज़ ग्रांटेड, अल्लाह ताला ने हमें जो दिया है, जो रिजर्व्स हैं फॉसिल फ्यूल के वो लिमिटेड हैं, तो उनको हमने एफिशिएंट वे में यूज़ करना है। एक तो ये ऑब्जेक्टिव है उसका, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका जो इमिशंस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग में इफेक्ट कर रहे हैं, जो इम्पैक्ट करते हैं, उनको आपने कर्टेल करना है। अंडर द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो हमने इमिशन रिडक्शन टारगेट्स जो एग्री किए हुए हैं, पर्टिकुलरली पाकिस्तान ने भी अपने टारगेट सेट किए हुए 2030 का जो एसडीजी के एजेंडा के तहत भी, और नेशनली डिटरमिन्ड जो कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट है पाकिस्तान की एनडीसी, उसके तहत हमने जो कमिट किया हुआ है, तो उसके लिए भी ये आज का दिन बहुत अहम है कि हमने उनके लिए अपने कलेक्टिव एफर्ट जो है वो पूरे कार लानी है, और जिससे कि हम अपने इसमें मैरीटाइम डोमेन में जो शिपिंग का सेगमेंट है उससे इमिशंस को कम से कम करें, ताकि वो जो माहौल की मुताबिकत से आपके ऑपरेशंस हों, आपकी ग्रीनर शिपिंग हो, और आपका जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स जो उसकी तरफ आपका क्लाइमेट मिटिगेशन की तरफ आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं उसमें खातिर खा आपका कंट्रीब्यूशन हो। तो अब अगर आप देखें कि जो जहाज, तो डॉक्टर साहब जिस तरीके से आप सही कह रहे हैं साथ में, लेकिन दुनिया भर में ब्लू इकोनॉमी अहम किरदार अदा कर रही है। ऑब्वियसली इसके फिरोग के लिए जो खास इकदामात की जरूरत है वो क्या है, अगर मैं हाईलाइट्स आपसे पूछूं? जी देखें, ब्लू इकोनॉमी बेसिकली जो बिजनेस एज यूजुअल से हटके आप जब सस्टेनेबिलिटी यानी कि पायदार तरक्की के उसूलों को उसमें बिल्ट इन करते हैं, आप जो बिजनेस एज यूजुअल से मुराद ये है कि हम जो भी कन्वेंशनल मोड के अंदर जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं वो अनसस्टेनेबल है बेसिकली, उसके अंदर हमारा असराफ है, यानी कि रिसोर्सेज हम बेताशा यूज करते हैं, उसमें कंजर्वेशन का प्रिंसिपल नहीं अप्लाई होते, आप पोल्यूशन कर रहे हैं, मतलब बेशुमार एस्पेक्ट हैं। ये तो एक अब आम फहम चीज है कि पोल्यूशन क्या है और असराफ क्या है। माहौलियाती असराफ से बात है कि आप रिसोर्सेज पे आपका प्रेशर है, आप ज्यादा बर्डन दे रहे हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है। अब उसके लिए आपने अगर कोई मेजर्स लेनी है, अब जो आप सस्टेनेबिलिटी के उसूलों पे आप उनको कोई, अगर आपके ओशन रिसोर्सेज हैं, जो बहरी मईशत के आपकी जो भी चीजें हैं उनके अंदर आप स्टेबिलिटी के प्रिंसिपल यानी कि एनवायरमेंटली साउंड ऑपरेशंस आपके हों, आपके इकोनॉमिकली और सोशो इकोनॉमिक वेलबींग उसके अंदर आपने इंश्योर की हो, तो वो आपकी ब्लू इकोनॉमी है। अब ब्लू इकोनॉमी को करने के लिए आपको क्या करना है, आज का दिन उसी तनाजर में बहुत अहम है। अब देखें जो शिपिंग है, शिपिंग एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है ना मैरीटाइम डोमेन के अंदर, इसके अंदर सही बात है 80% पाकिस्तान में आने वाला जो है वो हमारा समंदर से आता है ना, हमारा कार्गो से आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुमर जावेद हमारे साथ मौजूद। अवाम को जो है वो बहरी शोबे से मुतालिक आगाही फराम करना एक मकसद 1978 यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन का आगाज रखा ताकि समुद्री ज़खायर की मोहतात हैंडलिंग से मुतारिफ कराया जा सके पूरी दुनिया में। डॉक्टर कुमर जावेद आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बहुत ही अहम दिन पे आप हमारे साथ मौजूद थे। वाकई एक बहुत बड़ा वसी एरिया है ये जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन उसकी तमाम मखलूक और जितने भी तमाम तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर हमें वाकई सोचने की ज़रूरत है, और क्यों ना आज के दिन को सोच कर उसके ऊपर अच्छे कदम और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें। इस वक्फे के बाद रहेगा हमारे साथ, विल बी राइट बैक जी वंस अगेन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान में एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। आप हमें देख रहे हैं सबसे पाकिस्तान में बराह रास्त 92 पे, और अब जो मौजू है बहुत अहम मौजू है, वो मेरी दिल और मेरी ज़िंदगी से बेहद करीब। बहुत सारी बीमारियां पूरी दुनिया में आ रही हैं, मुख्तलिफ तरह की बीमारियां, डिजीज़ आ रही हैं,
लेकिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कैंसर जैसी एक ऐसी बीमारी है, जब लोगों की उसकी तादाद बढ़ती हुई नजर आई तो पूरी दुनिया में पता चला कि आपके और मेरे बीच में हमारे अपने उन तकालीफ से गुजर रहे हैं। मरीजों के इलाज के मुख्तलिफ तरीके भी सामने आ रहे हैं। कोई कुछ ट्रीटमेंट बताता है, कोई कुछ ट्रीटमेंट बताता है, और कहीं कहीं तो लोगों के पास हर तरह की ट्रीटमेंट से लोगों को जवाब मिल जाता है और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसा ही एक तरीका है हाइपोथर्मिया, जिसके बारे में बहुत माज़ी करीब में मुझे इसके बारे में पता चला, और जब थोड़ा सा रिसर्च की तो पता चला वाकई में इसके ज़रिए कैंसर के मरीजों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश कामयाब होती जा रही है। ये सब कैसे मुमकिन है? अगर आपने हाइपोथर्मिया कराया है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि कैंसर से आपने किस तरीके से लड़े आप और किस तरीके से आप आज सेहतमंद हैं। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रिसर्चर मिस्टर सारसोब रेहानुल हक साहब ने, और उनके पेशेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का करम। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, और आपके साथ इस वक्त जो है वो आपके एक पेशेंट्स में से भी एक है जो कि माशाल्लाह कैंसर सर्वाइवर भी हैं। जी हाँ। हाइपोथर्मिया क्या है? देखिए, हाइपरथर्मिया बेसिकली हाइपरथर्मिया ओके, थैंक यू। हाइपरथर्मिया जो है उसके ज़रिए हम क्या कहते हैं कि जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का वो 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। अच्छा, हाइपरथर्मिया थेरेपी के ज़रिए हम इस टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं बॉडी के अंदर। अच्छा, जी हाँ, ओके। अच्छा, इससे होता यह है जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने से हमें भी बॉडी में टेम्परेचर हासिल होता है, दौरान खून तो बढ़ता है लेकिन बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। बिल्कुल। इसी तरह हाइपरथर्मिया से भी हम अपना बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो हेल्दी सेल होता है वो स्ट्रांग हो जाता है, और कैंसर सेल की और एबनॉर्मल सेल की खुसूसियत ये है कि वो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकता। इस तरीके कार से कैंसर के सेल को ख़त्म किया जा सकता है। वाओ, तो ये कैंसर से बचाव मुमकिन है, आप ये कह रहे हैं हाइपरथर्मिया के जरिए। बिल्कुल। आपके साथ इस वक्त जो साहब हजरत मौजूद हैं, आपका इसमें गिरामी सर, और आपका इलाज रेहान साहब ने किया, क्या सिचुएशन थी आपकी और कैसे आपका इलाज हुआ, और आज आप कैसा फील कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं 75 प्लस हूँ। ठीक, माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत दे। जी। मुझे ये पता चला था, मुझे थोड़ी सी खांसी हुई थी, और खांसी होने के बाद फिर वो जब मैंने टेस्ट कराए, अच्छा, तो उसके बाद एंड रिजल्ट ये आया कि मुझे पता चला कि जी मुझे तो कैंसर हो गया, लंग्स कैंसर है जी। अल्लाह। और उसके बाद मेरा वेट गिरने लगा। मैं अस्पताल का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं वहाँ पे जब गया तो एक स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने मुझे कहा कि जनाब आप अभी फ़ौरन एडमिट हो जाइए और आपका कल जो है वो सर्जरी होगी। अल्लाह अल्लाह। ये बात मेरे लिए बड़ी अजीब सी थी कि भाई ये क्या बात हुई। राइट। और मैं पैरों से चलता हुआ उनके पास गया था खुद ही, और ये जब मैंने सुना कि वो कह रहे हैं कल, हाँ। मैंने उनसे कहा कि देखिए मेरा एक ही बेटा है, वो कनाडा में रहता है, और मैं कल नहीं करा सकता सर्जरी जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाएगा। राइट। कहने लगे कब तक आ जाएगा? मैंने कहा मिनिमम 1 वीक लगेगा। कहने लगे साहब ये तो बहुत लेट हो जाएगा, और ये तो आप तो रिस्क ले रहे हैं, और ये वो उन्होंने बहुत बातें की। मैंने कहा जनाब कुछ भी हो जाए, जो अल्लाह को मंजूर, लेकिन मैं बेटे का इंतजार करूँगा। ठीक। खैर उन्होंने कहा जी फिर आप अपने रिस्क पे कर लीजिए इंतजार। इस दौरान में मैं दूसरे डॉक्टर्स वगैरह से मिला, 1 हफ्ता मुझे मिल गया था। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा थोड़ी होता भाई, और भी टेस्ट बाकी हैं, ये है वो है। खैर कहने की बात यह है कि मुझे ये कहा गया कि जनाब आपको कैंसर है और आप 4थी डिग्री पे आ गए हैं, और बस जनाब अब आप मतलब डॉक्टर्स ने मुझे नहीं कहा बल्कि मेरे बेटे को कहा कि ये अब आप आपके 1-2 महीना और हैं, जिसको बुलाना है बुला लें। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, बेसिकली मैं अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ माशाल्लाह। तो मैंने बेटे को बोला, मुझे डॉक्टर ने नहीं बताया था बल्कि मेरे बेटे को बताया था। मैं उसके चेहरे से समझ गया था, तो मैंने बेटे को बोला, मैंने कहा देखो बेटा बात ये है, जाना तो है, तो डरने की कोई बात नहीं है। मैं आज नहीं जाऊँगा तो मेरा इलाज कराओगे 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, मैंने जाना तो है, क्योंकि अब टाइम मेरे पास बहुत यही है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब 100 साल में जीऊँगा नहीं। अल्लाह सलामत रखे। अच्छा जनाब, बहरहाल वो ये हुआ कि मैंने वहाँ पर, उन्होंने कहा कि जी अब आप फ़ौरन कीमोथेरेपी करा लें। मैं 2-4 डॉक्टर्स के पास गया, मैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में गया, मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मैंने मशवरा किया कि क्या करना है। सब ने कहा कि जी कोई वो नहीं है, आप बस कीमोथेरेपी पे आ जाएं। फिर
मैंने बेटे को बोला, मैंने कहा देखो भाई मैं केमोथेरापी की अजियत मोल नहीं लूंगा। ठीक हो गया। अक्सर लोग जो है इस तरह आप रखते जी हाँ, हैं। बेसिकली आपकी मुलाकात रेहान साहब से कैसे हुई? जी मैं उसको थोड़ा सा मुख्तसरन मैं बताता हूँ कि इनके बेटे जो है वो मेरे पास कनाडा से आए चल के, वो एक रात बहुत काफ़ी रो रहे थे जब वो आए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि रिफ्यूज़ कर दिया अब्बा को, और ऐसा ऐसा मसला आपके बारे में काफ़ी सुना है, तो आप क्या एडवाइस देते हैं? तो मैंने उनको तसल्ली भी दी, और फिर ये सारी चीज़ें जो हैं हम बेसिकली 2 तरीक़ों से ट्रीटमेंट करते हैं। एक तो हम अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करते हैं, जिसमें हम ईटिंग ऑक्सीजन जापान का इस्तेमाल करते हैं, असाई जर्मेनियम का इस्तेमाल। ईटिंग ऑक्सीजन। अच्छा, ईटिंग ऑक्सीजन जो है वो उन्होंने पूरी दुनिया पूछती है, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बता दूं कि ईटिंग ऑक्सीजन क्या है, कि उसमें पूरी दुनिया की एंटीऑक्सीडेंट जो चीज़ें हैं वो उनका मुरक्कब है, जापान ने बना लिया है। और ये कहाँ से मिलती है? ये जापान से मंगवाते हैं हम। ये बाकायदा सर्टिफाइड रिसर्च। तकरीबन इसको प्रोडक्ट ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। वाओ। और पूरी दुनिया में ये सप्लाई की जाती है, पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। और उसके साथ साथ हमने मुजफ्फर अनीस साहब को, और ये कितनी पुरानी बात है जब इनका इलाज आपने शुरू किया? और माशाल्लाह ये अभी रास्ते में, मैं 1 साल ही समझ रहा था, लेकिन रास्ते में इन्होंने मुझे बताया कि मुझे 2 साल हो गए ओ माशाल्लाह तुमसे मिले हुए। और मुझे कैंसर तो 3 साल पहले डायग्नोज हुआ था। और डॉक्टर ने तो डरा दिया था कि आपके पास तो हाँ, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो समझता हूँ जी कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, बेशक, और ये हर चीज के ऊपर हावी है अगर कोशिश करे तो। अच्छा रियान साहब, आपने सिर्फ बताया कि आपने कहा कि ऑक्सीजन, इनको ईटिंग ऑक्सीजन हमने स्टार्ट करवाई, और उसके साथ साथ एक और रिसर्च है जिसे कहते हैं आसाई जर्मेनियम। जर्मेनियम और ये क्या है? की जर्मेनियम है ये कोयले की कान के आखिर में से कुछ मिनरलाइजेशन जो है एक्सट्रैक्ट करके बनाई जाती है। ये आम जर्मेनियम नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है, तो मैं आपके तवज्जुह से बता रहा हूँ कि ये आम जर्मेनियम नहीं है, और वो हमने दिए। और फिर उसका एक प्रोटोकॉल है। इनके सर्वाइवल के अंदर इनके बच्चों की इंटेंशन और इनके परहेज का बहुत बड़ा है। जैसे मैंने इनसे कहा कि आपने अगर चीनी नहीं खानी है, वाइट चीनी नहीं खानी, रिफाइंड आटा, रिफाइंड नमक, डब्बे के मसाले, डब्बे के जूसेस, कोल्ड ड्रिंक एंड ब्राइडल मुर्गी, इन्होंने तमाम चीजें रोकी और कार्ब्स तमाम रोक दी इन्होंने। अच्छा रियान साहब, कितने अरसे से इस पर रिसर्च कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 12 साल हो चुके हैं, और 1 लाख से ज्यादा मैं लोगों को सर्व कर चुका हूँ इस वक्त पूरी दुनिया में। पाकिस्तान के तमाम इदारों को 1 लाख से ज्यादा पेशेंट्स को? जी हाँ, पूरी दुनिया में। मेरे ख्याल में अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में कितने सर्वाइवर्स हैं मुझे नहीं अंदाजा। जब मुझे मैसेज आते हैं, और जब आपसे लोग आके आपको बताते हैं कि आज हमारा अपना, जिसका आपने ट्रीटमेंट का जो है वो किया था, और आपने हाइपरथर्मिया या ऑक्सीजन आपने जो इंट्रोड्यूस की थी, उसके बाद से उसकी सेहत बेहतर हो रही है, कैसा लगता है इस वक्त? उसके लिए तो एक सबसे बड़ी विटनेस आप खुद भी हैं कि आप अपनी अम्मी के बारे में जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए, तो आप खुद ही बता सकती हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स होंगी इस वक्त मेरे लिए, और आप क्या सोच रही होंगी। और आपको भी लाजिम बात है रिफ्यूजल्स मिले हैं, और अभी हम जिस तरह से देख रहे हैं कि वो सुकून से सो रही हैं और अपनी जिंदगी गुजार रही हैं, इस तरह बस मैं खुश होता हूँ कि जो मेरा मकसद है यहाँ पे दुनिया में आने का वो कामयाब हो रहा है। और बड़ी ख्वाहिश है कि हम कोई एक बहुत बड़ा सेंटर बनाएं, अवेयरनेस सेंटर बनाएं। अच्छा, जहाँ पे हम लोगों को अवेयरनेस दे के इन चीज़ों की कि हम अपनी डाइट के जरिए जो है ना 90% कैंसर को रोक सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। इंटेंशन सबसे पहले तो आपकी जो बेसिक है वो इंटेंशन है, उसके बाद अब हर तरह की ट्रीटमेंट और परहेज के लिए। जी यस। पेशेंट्स जो इस वक्त आपको देख रहे हैं रेहान साहब, क्योंकि ममा का आपने अभी ट्रीटमेंट आगाज किया, और अभी तो इंशाल्लाह और भी उनकी सेहत बेहतर होगी, आमीन सुम आमीन। लेकिन जो पेशेंट्स अभी आपको देख रहे हैं पूरी दुनिया में, आपसे कैसे राब्ता कर सकते हैं और किस तरह के पेशेंट्स आपसे राब्ता कर सकते हैं? देखें, जो स्टेजेस 3-4 के अंदर ज्यादातर जो है ना रिफ्यूजल्स मिलते हैं, यानी कि सर्वाइवल नहीं है, तो जो भी स्टेबल पेशेंट्स हो ना वो मुझसे राब्ता करें। अच्छा, जैसे कि किसी का ट्यूमर जो है वो सांस की नाली में नहीं अटक गया है, मिसाल के तौर पे। अच्छा। अब जैसे ये थे
अनी साहब थे, तो इनका जो ट्यूमर्स हैं इनकी बॉडी में, लेकिन वो वहीं के वहीं फ्रीज हो गए, वो रुक गए। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये मुझे इसी कंडीशन में मिले थे, लेकिन ये चल फिर नहीं रहे थे ज्यादा। अच्छा। मैंने इनको मोटिवेट किया था, तो ये बड़ी मुश्किल से उठ के मुझे खुदाफिज किया था इन्होंने उस टाइम। राइट। लेकिन इनका कोई ट्यूमर जो है ना किसी जगह पर रुकावट नहीं थी उसकी। तो ऐसे जो लोग हैं ना वो मुझसे रब्ता करें। तो 90% तो मैं डाइट प्लान देता हूँ, और उसके बाद मैं दुनिया का वाहिद इंसान हूँ जिसने पूरी दुनिया की जो साइंटिफिक हर्बल रिसर्च है उसको यकजा करके उसकी अवेलेबिलिटी बनाकर पाकिस्तान के अंदर और एक ही प्लेटफॉर्म से लोगों को प्रोवाइड करने शुरू कर दिया। आपसे राब्ता किस तरह किया जा सकता है रेहान साहब? मुझसे मिस्टर सोरसूप रेहान अगर आप लिखेंगे तो वो तो आप वेबसाइट पे मिस्टर SOURSOPREHAN मिस्टर सोरसूप रेहान अगर आप लिखेंगे तो, बाकी अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं नंबर भी बता सकता हूँ अपना। बिल्कुल आप बताना चाहें बिल्कुल बता। मेरा नंबर है 0321243035 और इस नंबर पे पूरी दुनिया से वैसे लोग मुझसे रब्ता करते भी हैं, और व्हाट्सएप के जरिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और मैं अपनी जो भी मैं कर रहा हूँ थैंक यू सो और मच। मैं इंशाल्लाह 24 घंटे हाजिर हूँ। अल्लाह ताला आपके लिए और आसानियाँ फरमाए। कैंसर जैसी ये चैलेंज हमें सामना है, अल्लाह ताला सबसे लोगों को जो है अपनों को, उनके अपनों की किसी की भी तकलीफ देखना जो है वो ना किसी को मिले। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में। सर आगे वक्त 2 सेकंड सर, मेरे पास वक्त बड़ा कम है, लेकिन जी आप बोले जी। सबसे पहली बात तो यह है कि बंदे के अंदर विल होनी चाहिए जिंदा रहने की। बिल्कुल सही। जी बिल्कुल। बिल्कुल सही। दूसरी चीज जो परहेज है, परहेज को सख्त परहेज कर दें, बस उसके अंदर कोई कंप्रोमाइज नहीं। ये नहीं कि आई एम वेरी ग्लैड मैंने आपकी बात सुन ली। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ाई भी होगी और साथ में मजेदार नाश्ता भी मिलेगा। ये मैं अपनी बात नहीं कर रही, बात कर रहे हैं सर आपको फैसलाबाद लेकर चलते हैं। और जनाब गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल अल्लामा इकबाल रोड में बगैर नाश्ते के स्कूल आने वाले तलबा के लिए खाने का इंतजाम भी किया है। क्यों ना मैं भी स्कूल की तरफ वापस पलट कर जाऊं। लोग कह रहे वैसे ही छोटी लगने लगी तो स्कूल भी चली जाती हूँ, नाश्ता भी मिलेगा। ये क्या माजरा है, इसी पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्कूल प्रिंसिपल मोहम्मद इकबाल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, आप फैसलाबाद से हमारे साथ बराह रास्त हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुशामदीद। क्या जो बच्चे ऐसा नाश्ता करके नहीं आएंगे उनके लिए नाश्ते का एहतमाम है, तो क्या हम भी आ जाएं? बताइए क्या कहानी है इसके पीछे। बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपके चैनल ने इसको हाईलाइट किया है। और इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि ये जो स्कूल है हमारा, ये गवर्नमेंट MC हायर सेकेंडरी स्कूल, ये एक मॉडल स्कूल है फैसलाबाद का। इसमें तमाम सहूलतें जो है अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, किसी तरह की कोई मिसिंग फैसिलिटी नहीं है। इवन कि यहाँ पे कोई बच्चा सिंगल भी बच्चा जो है हवाई चप्पल में नहीं है। और ये मेरा ख्याल है कि पंजाब का वाद अदारा होगा जहाँ पे ये सहूलतें मौजूद हैं। यूनिफॉर्म में आते हैं बच्चे, वेल ड्रेस होते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम ये था कि जब हम कुछ बच्चों को डिस्पेंसरी में जब रिसीव करते थे अर्ली इन द मॉर्निंग या असम्बली के बाद, और कभी ऐसा होता था जब असम्बली हो रही है तो बच्चे हमारे ना ये गिर जाते थे, हम उन्हें उठा के डिस्पेंसरी में लेके आते थे। तो हमारे जो टीचर हैं, जो इंचार्ज हैं डिस्पेंसरी के, वो उनसे पूछते थे बेटा आज आपने क्या खाया, तो वो बच्चा बोलता था कि आज मैंने नाश्ता नहीं किया। और इसी तरह से क्लासेस में कोई बच्चे जो है वो बिल्कुल ऊँग रहे होते थे, सुस्ती के मारे हुए थे। तो जब उनसे पूछा जाता था बेटा आप क्यों ऐसे बैठे हुए हैं, तो कहते थे सर आज मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ। तो हमारे दोस्त हैं, तो फिर उनसे हमने रिक्वेस्ट की है, असलम डैडी साहब वो यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, तो वो उनसे जब हमने ये राब्ता किया तो देखा गया तो बहुत सारे बच्चे जो अंडर वेट भी हैं। और हमने क्लासेस में सर्वे किया है, तो क्लासेस में जाके जब पूछा गया तो एक क्लास में 10 से 15 बच्चे निकले हैं जो नाश्ता नहीं करके आते थे। अच्छा, फिर वो हेजिटेट भी कर रहे थे, बताना भी नहीं चाह रहे थे, शाई भी थे कि हम क्यों नहीं करके आ रहे। तो और जब उनसे नाश्ते का पूछते थे तो वो यही कह रहे थे कि सर बस आदत हो गई है, ऐसे है, वो बहाने कर रहे थे। एक्चुअली वो आप समझते हैं कि उनको मुआशी मसाइल थे घर में या कोई और मामलात हैं, और वो देखें सारा दिन अगर यहाँ पे पढ़ेंगे तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे। अगर उनको डाइट नहीं मिलेगी अच्छी तो वो हेल्दी भी नहीं होंगे, द माइंड भी काम नहीं करेगा। बात है। तो फिर हमने जो है वो फलाई तंजीम के साथ जो है वो सिलसिला किया कि इनका कोई सिलसिला जो है आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये पहली दफा ऐसा हुआ कि हमने इनको जो है जो आइडेंटिफाई किया। और इस प्रोजेक्ट में किस किस ने आपका साथ जो है वो निभाया है जी? अच्छा, ये जो हमने ये लास्ट डे जो है कल से शुरू किया है 28 सितंबर से, और कल हमारे को 250 के करीब बच्चे थे जो हमने निकाले हैं, जिनसे हमने पूछा जो नाश्ता नहीं करके आया था। ये पहला दिन था। और फिर हमने क्योंकि स्कूल में एक मैसेज दिया है और इसकी तादाद जो है ये कोई लिमिटेड नहीं है,
ये अनलिमिटेड है, जितने दोस्त भी चाहेंगे, जितने बच्चे चाहेंगे वो नाश्ता कर पाएंगे यहाँ पे ना, ये सहूलत है। और हमने ये सहूलत जो तमाम बच्चों के लिए जो है ऑफर की हुई है। लगता कि जो भी बच्चा ये कल से आगाज किया है, आप जो महंगाई का इस वक्त दौर चल रहा है, इस वक्त जो चैलेंजेस हैं हमें फाइनेंशियल भी, आप ये कब तक सिलसिला चला पाएंगे और कब तक इसको कंटिन्यू भी रख पाएंगे, क्योंकि देखिए जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है जी। हाँ ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन क्योंकि जो दोस्त हमारे साथ हैं, फलाई तंजीम है, उसका पूरी पाकिस्तान के अंदर ये क्योंकि नेटवर्क है और वो पहले भी वो लंगर खाने चला रहे हैं, तो उन दोस्तों का हमारे साथ जो साथ है वो बड़ा ही यानी कहने के लिए कि ये एक स्ट्रॉन्ग बाउंड है हमारे साथ। तो उन्होंने हमारे साथ ये कमिटमेंट की है कि जितने भी बच्चे होंगे ये हमारी जिम्मेदारी होगी, हम इनको स्कूल टाइमिंग से पहले जो है वो नाश्ता जो है प्रोवाइड कर दिया करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि इसकी लिमिट नहीं है। अभी हमने तो उनको 100 बच्चे का कहा था, लेकिन यहाँ पे 250 बच्चा निकला था जिन्होंने नाश्ता किया कल, और आज भी हमने 200 प्लस बच्चों को जो है वो नाश्ता करवाया। और अब हम इंशाल्लाह इनकी टाइमिंग जो है, हाँ जी, आज भी हमने 250 बच्चों के करीब तक, और अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हेजिटेट कर रहे हैं या शर्मा रहे हैं या ये समझ रहे हैं कि क्लास फेलोज जो है वो क्या फील करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, हमने उन्हें कहा कि ये क्योंकि ये मुखय्यर ज़रात जो है वो आपके लिए लेके आए खाना, और आप खाना खाएं, आपको जरूरत है। अगर आपके देखें ये डाइट ठीक नहीं होगी तो आप किस तरह से यानी सर्वाइव नाश्ता करके आए, उनका भी दिल चाह रहा हो, गरम गरम नाश्ता मिल रहा है, हमें जरूर बताइएगा कि नाश्ते में है क्या, आप लोग कैसे इस नाश्ते में, ताकि उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू का भी ख्याल किया जाए कि एक सेहतमंद नाश्ता हो, क्योंकि आपने कहा कि कुछ बच्चे अंडर वेट भी थे और कुछ हेल्दी भी नहीं खा रहे थे, लेकिन साथ में नाश्ते में क्या है, स्केड्यूल आप लोगों ने क्या जो है तरतीब दिया है ताकि जो पढ़ाई है वो भी अफेक्ट ना हो। जी मोहम्मद इकबाल साहब। हाँ, हमने जो ये जो है ना बच्चों से सर्वे जब कर रहे थे तो हमने उनसे पूछा भी है कि बच्चे आपको पसंद क्या है। अच्छा, ज्यादातर बच्चे जो वो चाह रहे थे कि हमें ना चने मिल जाएं, और हमने चने के साथ ना मटन मिक्स कर दिया है। और फिर हमने कहा ये कीमा कितने लोगों को पसंद है। बच्चे वैसे तो शायद मटन नहीं पसंद करते, क्योंकि आपको पता है कि ये बच्चे जो है ना वो ब्रॉयलर को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हम क्योंकि उनको हेल्दी डाइट देना चाह रहे थे, तो हम ये चाह रहे हैं कि महीने के अंदर इनके अंदर कुछ चेंज आए, इनकी जो फिजिकल फिटनेस है वो बेहतर हो, ताकि ये फिजिकली फिट होंगे तो ये मेंटली भी फिट हो जाएंगे ना। तो हमने जो शेड्यूल जो हमने जो तैयार किया हुआ है ना वो कुछ इस तरह से है कि हमने 2 दिन जो है वो मटन कीमा रखा हुआ है, और साथ में जो है गंदम की रोटी है, यानी नान नहीं है, गंदम की रोटी होगी, प्योर गंदम की। और फिर उसके बाद जो है मटन कोरमा रखा हुआ है, फिर हमने जो है वो पुलाव रखा हुआ है, वो भी मटन के साथ होगा। तो इसी तरह से ये सारी मटन की आइटम जो है वो डेली होंगी इंशाल्लाह। और हाँ जी, ये बच्चों से पूछ के हम कर रहे हैं, हम बच्चों से एक दिन पहले पूछ लेते हैं कि कल आपको क्या पसंद है, और ये पंजाब में पहली दफा ऐसा हुआ है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि ये इंशाल्लाह इसको कामयाबी से हम चलाएंगे, और दोस्तों का साथ हमारे साथ रहेगा इंशाल्लाह। और ये लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है, वालिदैन ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि आपने ये बहुत अच्छा जो अमल है ये शुरू किया है, और इससे जो है हमारे बच्चे जो हैं वो हेल्दी होंगे। बच्चों के असल में प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे बच्चे हैं वो तो बड़ी मुश्किल से जो है वो किराया भर के स्कूल तक पहुँचते हैं। असल इशू जो है उनका वो ट्रांसपोर्ट का है। अच्छा, वो इतना कि कॉस्टली है आजकल पड़ रहा है, पेट्रोल महंगे होने से सवारी महंगी हो गई है, तो वो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो अगर वो किराया दे के आते हैं तो उनके पास तो दोपहर को लंच के लिए पैसे नहीं होते, या वो ब्रेक में कोई चीज़ ले नहीं पाते, उनके पास पैसे नहीं होते, तो वो नाश्ता भी अगर मिस करके आएंगे, दोपहर में भी नहीं खाएंगे, तो वो जाहिर है वो प्रॉब्लम को फेस करेंगे ना। तो अब वो पैसे जो है जब उन्हें हेल्दी यहाँ पे नाश्ता मिलेगा वो समझेंगे कि हमारी कोई कंपनसेशन हो गई है। अब उनको जो है वो किराया भी फील नहीं होगा, उनको पता है कि हमें वहाँ से नाश्ता या जो लंच का जो है माहौल हमें मिल रहा है, तो घर आके दोबारा से वो बच्चे जो है ना घर में जो है ना वो खाने में ज्वाइन कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो यहाँ पे हम इंशाल्लाह उनको हेल्दी खाना जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, और इंशाल्लाह ये हमेशा के लिए रहेगा, और ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है ना ये सिलसिला रुकेगा नहीं। अब होप सो बिकॉज मोहम्मद इकबाल साहब, इस तरह आपने खाने की बात की, चने जो है बड़ी न्यूट्रिशियस वैल्यू रखते हैं, प्रोटीन्स हैं उनमें बहुत अच्छे ऑब्वियसली, और आपने कहा कि गंदम का जो है वो आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने पुलाव का भी जिक्र किया, तो क्या चावल जो है बच्चों को लेजी नहीं करेगा पढ़ाई से पहले अगर उस तरह का कोई हैवी नाश्ता होगा, या बच्चे चुस्त रहते हैं? जी नहीं, वो ऐसे है ना, देखें जी हमारे जो बाहर जो ठेले वाले खड़े होते हैं ना जी, वहाँ पे भी आप देखेंगे तो हमारे बहुत सारे बच्चों का एक रश होता है स्कूल लगने से पहले, तो उसमें वो चावल मीठे भी होते हैं, पुलाव भी होता है, वो मिक्स करके थोड़ी बहुत छोटी सी वो प्लेट खा लेते हैं बच्चे। तो कभी कभी हफ्ते में 1 आध दिन जो है वो पुलाव भी चल जाना चाहिए, तो उससे अगर वो खाएंगे तो मेरा ख्याल है, क्योंकि भूख तो उनको लगी होती है रात को जब सोते हैं, तो जाहिर है कि उनके हालात भी मेरा ख्याल है कि फाइनेंशियली आप समझते हैं महंगाई का दौर है, तो अब जो बिलों के जो बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, काफी फैमिली डिस्टर्ब हैं,
तो वो मेरा ख्याल है कि जब उनको ये अच्छा खाना मिलेगा, और जिस तरह से अभी देख रहे हैं हम 2 दिन से कि वो अच्छा खाना जो है वो बड़ा लाइक कर रहे हैं और वो यानी कि बड़े यानी कि खुशी महसूस कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि शायद ये अगर घर जाएंगे तो शायद दोपहर को भी शायद इनको भूख ना लगे उतना, अगर ये अच्छा पेट भर के अगर आज खाना खा लेते हैं तो ये सुस्ती नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी असेंबली होती है तो हम इनको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवा दिया करेंगे। अच्छा, मैं बस आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी आपसे असेंबली में आते हैं तो किस बजे कितने बजे आप ये इनके नाश्ते का एहतमाम रखते हैं और किस तरह से आपका स्कूल कितने बजे शुरू होता है, असेंबली कितने बजे लगती है और स्कूल कितने बजे खत्म होता है, जरा मुख्तसरन शेयर कीजिएगा जी। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एक्चुअली ये है कि हम चाहते हैं, क्योंकि आजकल जो हमारी टाइमिंग है वो 7:30 है स्कूल के लगने की, नहीं तो स्कूल जो है वो स्टार्ट होता है 7:30 बजे और 1 बजे ऑफ हो जाता है ना। और 15 तारीख जो हमारी अक्टूबर आने वाली है, ये हमारी टाइमिंग जो है वो 8:30 हो जाएगा। तो हमने जो टाइमिंग रखी है नाश्ते की, जो वो रखी है 7 से 7:30 के दरमियान में, ताकि बच्चा जो है वो नाश्ता करने के फौरन बाद जो अपनी क्लास को अटेंड करे, ताकि वो उसकी क्लास मिस ना हो। तो 6:45 बजे यहाँ पे नाश्ता पहुंच जाता है, 7 बजे हम स्टार्ट कर लेते हैं और आधे घंटे के अंदर वो मैनेज हो जाता है। तो इस तरह से ये उनकी स्टडी जो है इफेक्ट नहीं होगी। टीचर्स भी खा रहे होते हैं जी, मैनेजर साथ में, उस्ताद भी जो है नाश्ता कर रहे होते हैं अपने तालिब इल्मों के? नहीं, टीचर्स नहीं, नहीं, वो टीचर नहीं खा रहे होते, क्योंकि ये बच्चों की जरूरत है। टीचर तो ज़रा है घर से नाश्ता करके आए हुए हैं, और क्योंकि ये जो बच्चे जो नहीं करके आ रहे होते, हमने उन्हीं के लिए ये जो है ना इंतजाम किया है। हाँ, तो दूसरे हमारे क्लास 4 के मुलाजिम होते हैं जो चौकीदार हैं, हमारे नाइब कासिद हैं, ठीक है जी। राना मोहम्मद इकबाल वो फैसलाबाद के एक मकामी स्कूल के हमारे साथ मौजूद थे, और जो बच्चे नाश्ता करके नहीं आते, इस तरह से बात भी हो रही थी यहाँ पर अभी रेहान साहब से कि जो खाना है, जो पीना है, उस पर वो परहेज है और आपके लिए क्या जरूरी है। वो बच्चों की जो बचपन से निगहदाश्त होती है, उनकी बोन्स, उनके सिस्टम, उनका फ्लैश और उनका जो जहन होता है, वो उस वक्त से बनता है। और बड़ा अच्छा कदम उठाया जी, 1 हफ्ते और 10 दिन बाद या कुछ अरसे बाद इंशाल्लाह जरूर आपसे फॉलोअप करेंगे और पूछेंगे कि आज भी बच्चों को क्या नाश्ता मिल रहा है, क्या वो हेल्दी हैं, क्या उनका वेट बेहतर हुआ कि नहीं हुआ। आप अपना रखिएगा ख्याल, कल होगी आपसे मुलाकात, शाज़ेब फरमाया करेंगे। आपका इंतजार सवेरे पाकिस्तान में YouTube पे बराह रास्त इस दुआ के साथ कि आने वाले लम्हा और घर और दिन और पल आपके लिए बेहतरी लेकर आए। अल्लाह हाफिज़ जी।